एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जी। कि किसी व्यक्ति को जिम की आवश्यकता है ही नहीं। ओके। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम भी यही कह रहा है कि गो बैक टू योर रूट्स। सबसे पहला तो मैं कहूँगा सूर्य नमस्कार। जो नहीं खड़े होकर कर सकते या खड़े होकर कर सकते हैं लेकिन उनके घुटनों में भी दर्द है, जी। उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। और सूर्य नमस्कार के अलावा सर? सूर्य नमस्कार की भी 2 वेरिएशंस हैं, रादर मैं कहूँगा 3 वेरिएशंस है। एक तो 12 स्टेप है, एक 18 स्टेप भी है। मुझे तो एक ही पता है। ओके। उसमें थोड़ा सा और हम पॉस्चर्स को जोड़ देते हैं जी काइंड ऑफ। जी जी। तो उसमें चेयर सूर्य नमस्कार विद जेंटल मूवमेंट्स इज वेरी बेनिफिशियल जिनके नीज वगैरह में भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा, वो भी बैठ के चेयर वाला कर सकते हैं। टू बिगिन विद। Ultimately, then they have to get up from their chair. So these are just preparatory things. मैंने ऐसे भी रिसर्चेस देखी हैं जहाँ 55-year-old सर्जरी, हार्ट की सर्जरी के बाद they came क्योंकि हैवी वर्कआउट कर नहीं सकते. बिल्कुल। So they started with chair सूर्य नमस्कार and now they are doing full-fledged 12 step सूर्य नमस्कार. ओके। की फंक्शन पे. मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे जितना भी वो खाना खा ले या जितना भी कुछ भी कर ले वो थिन ही रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब फैट इंटरनल ऑर्गन्स पे जाके बढ़ता है, Yes. जिसकी वजह से ये हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। Absolutely. ये जो आप इंडिकेशन की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा हेवी वेट में फील होता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम पता चल रही है, लगता है कि अब बॉडी में सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसे कैसे पहचानें? मैम बॉडी को लिसन करना ही इंटरोसेप्शन है. हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे पॉडकास्ट पे। आज हम लोग फिजिकल हेल्थ के बारे में बात करेंगे और इसको लेके हम लोग अवेयरनेस जगाएंगे, जो कि बहुत ही ज़रूरी हो गया है आज के टाइम में। और इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जो कि जेएनयू में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन के पद पर कार्यरत है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू. तो सर, आपने अपनी जर्नी फिजिकल एजुकेशन और हेल्थ के फील्ड में कैसे शुरू की? मैम I belong to the family of physical educators only. ओके। मेरे maternal uncle, paternal uncle, they were Indian coaches, Indian team coaches in athletics. My younger sister, she's a physical education teacher. My father also retired from IIT Delhi after 40 years of service as director physical education. ओके। So life is like a full circle for me. I was born and brought up in a physical education family, and then just across the road to IIT Delhi in JNU, I joined in 2007. Jawaharlal 2007। University. ओके। तो वहाँ पे आपकी जर्नी कैसी है सर? मैं 2007 से लेकर 14 तक को मैं डिवाइड करूंगा इसको 2 पार्ट में. उसके बाद 14 से लेके आज तक की अगर देखें तो मोर और लेस यूनिवर्सिटी एकेडमिक लेवल पे बहुत अच्छा कर दिया ये. पहले भी बहुत अच्छे फैकल्टी है, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट्स थे. अब क्या है, थोड़ा सा हमारे यहाँ फंडिंग का इशू आ गया, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर ज़्यादा जोर है कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाइए, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ आप MOU साइन करिए, फंडिंग लाइए, स्पॉन्सर्स लाइए. पहले क्या था, गवर्नमेंट फंडिंग आती थी. ओके। तो काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी लेवल पर लैब्स इस्टेब्लिश हो जाती थी, बाहर से इक्विपमेंट इंपोर्ट हो जाता था. तो यूनिवर्सिटी क्या करती थी, 100% फंडिंग को यूटिलाइज करके रिसर्च ऑन कैंपस ही करती थी. ओके। अब थोड़ा सा डिफरेंस ये आ गया है कि हमें कॉर्पोरेट के साथ भी कोलैबोरेट करना पड़ता है, MOU साइन करने होते हैं. कॉर्पोरेट्स की फिर अपनी कंडीशंस होती हैं, टर्म्स होती हैं. राइट। एंड कभी भी बिजनेसमैन और एकेडमिक्स की बहुत ज़्यादा बनी नहीं है हमारे देश के अंदर. बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, आज के टाइम में जो सबका बिजी लाइफ स्टाइल है, बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सबकी लाइफ स्टाइल आज के टाइम में बहुत बिजी है। तो ऐसे में किसी के पास एक्सरसाइज का भी टाइम नहीं होता है, तो बिना जिम जाए कोई कैसे खुद को फिट रख सकता है? मेरा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जी। कि किसी व्यक्ति को जिम की आवश्यकता है ही नहीं. ओके। अभी इंडियन नॉलेज सिस्टम भी यही कह रहा है कि गो बैक टू योर रूट्स. का मतलब क्या है, पहले किसान फ्रेश खाना खाता था, खेत में ही रहता था, फ्रेश हवा में घूमता फिरता था, और वहीं पर जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स होते थे उन्हें खा लेता था. एक्सरसाइज के नाम पर वो खेत में मेहनत करता था, हल जोतता था, तो पसीना आ जाता था. जी। तो वो उसका न्यूट्रिशन और उसकी फिजिकल एक्टिविटी वर ऑटोमेटिकली टेकन केयर ऑफ. देयर वर नो जिम्स. राइट। ऐसे ही सेम वे इंडियन नॉलेज सिस्टम भी, गुरुकुल परंपरा को देखिए आप. इंडियन नॉलेज सिस्टम भी ये कहता है कि गो बैक टू द रूट्स, गो बैक टू द नेचर. तो आप अपने घर के अंदर अगर कुछ मूवमेंट पैटर्न्स को सीख लेते हैं अपनी एज के अनुसार, अपनी जेंडर के अनुसार, अपनी बॉडी कंपोजिशन के अनुसार,
तो आप देखेंगे धीरे 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 आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाते चले जाइए और आपका फुल वर्कआउट कार्डियो से लेके स्ट्रेंथ से लेके फ्लेक्सिबिलिटी तक आपके घर में ही हो जाएगा, प्रोवाइडेड कि दैट सेट ऑफ एक्सरसाइजेस आपने अपने लिए अपनी बॉडी कंपोजिशन के हिसाब से ठीक से सीखा है कि नहीं। ओके, तो ऐसी कोई 5 एक्सरसाइज सर जो घर पर ही आप करके फिट रह सकते हो? सबसे पहला तो मैं कहूंगा सूर्य नमस्कार। जो नहीं खड़े होकर कर सकते या खड़े होकर कर सकते हैं लेकिन उनके घुटनों में भी दर्द है, जी। उसको हम मॉडिफाई कर देते हैं। आपने देखा होगा जो कुछ ऐसी टेस्ट बैटरीज हैं जिसके टेस्ट आइटम्स आर नॉट मेंट फॉर विमेन, क्योंकि उनकी बॉडी कंपोजिशन, उनकी तासीर थोड़ी डिफरेंट होती है। तो उसके लिए हम मॉडिफाइड पुशअप्स करते हैं, मॉडिफाइड पुलअप्स करते हैं। सिमिलरली सूर्य नमस्कार के अंदर भी हम हाई इंटेंसिटी फास्ट सूर्य नमस्कार करने की बजाय स्लो सूर्य नमस्कार करें, जिसके अंदर कि हम विद ब्रीदिंग और विद फुल अवेयरनेस, अगर हम सूर्य नमस्कार के 7 आसन हैं और 12 स्टेप्स हैं, यदि हम उसको करते हैं तो यू गेट ऑल द काइंड ऑफ बेनिफिट्स। मतलब आप कह रहे हैं कि बहुत फास्ट नहीं करके उसे नॉर्मली उसे किया जाए विद ब्रेथ। विथ ब्रेथ। ओके, That is called mindfulness. काउंटिंग के हिसाब से करते हैं कि फास्ट काउंटिंग कर लो, 50 कर लो, 20 कर लो, तो वैसे नहीं करना है। नहीं, हमने रिकॉर्ड थोड़ी बनाना है। हमें तो ये देखना है कि किस पर्टिकुलर पोस्चर में हमारी बॉडी किस तरह से अडाप्ट करती है। जी। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग तो कर लेते हैं, जी। लेकिन जैसे ही उनको चतुरंग आसन करना पड़ता है, दंडासन जिसको हम कहते हैं, तो वो वहां पर अटक जाते हैं। जी। तो आपको एक तरह से स्लो मीडियम करने से अवेयरनेस पता लगती है अपनी बॉडी के बारे में। आपको बॉडी सिग्नल देती है जी कि मैं क्या अच्छे से कर सकता हूँ और कहाँ मुझे मॉडिफिकेशन की जरूरत है। मतलब आपको खुद मॉनिटर करना है। हाँ, यू लिसन टू योर बॉडी। जी। सो वी ऑलवेज स्टार्ट विद माइंडफुलनेस एंड स्लो। फास्ट करना स्पोर्ट्स पर्सन के लिए हेल्दी हो सकता है जी। कि उसको किसी गेम में, बहुत पावर गेम में जाना है, उससे पहले उसको अपनी बॉडी को वार्म अप करना है, तो वो फास्ट सूर्य नमस्कार करके जाएगा तो वो वार्म अप हो जाएगा। जी, उसके लिए वो वार्म अप ही हुआ। उसके लिए वो वार्म अप हुआ। और सूर्य नमस्कार के अलावा सर? सूर्य नमस्कार की भी 2 वेरिएशंस हैं, रादर मैं कहूँगा 3 वेरिएशंस है। एक तो 12 स्टेप है, एक 18 स्टेप भी है। मुझे तो एक ही पता है। ओके। उसमें थोड़ा सा और हम पोस्चर्स को जोड़ देते हैं। जी। उसमें क्या है, आप अगर स्क्वाट कर रहे हैं जैसे ना, तो हम थोड़ा सा डीप स्क्वाट में चले जाते हैं, Okay. काइंड ऑफ, जस्ट टू गिव अ रेफरेंस। दूसरा जो है वो चेयर सूर्य नमस्कार है। ये खासकर कॉर्पोरेट योगा में हम कराते हैं। अच्छा। चेयर के अंदर भी आप सीट के साथ बैठ करके अपनी बॉडी को अप डाउन और ट्विस्टिंग मोशन में अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आप देखेंगे आपकी बॉडी के जॉइंट्स खुल जाते हैं। मतलब आप चेयर को यूज कर रहे हो? यस, यू आर सिटिंग ऑन अ चेयर, ओके। राइट, रादर यू आर सिटिंग ऑन द एज ऑफ अ चेयर। आगे की तरफ आप बैठ करके कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं जो तीनों प्लेन्स में कर रहे हैं। हमारी बॉडी के 3 प्लेन्स होते हैं, ओके। सैजिटल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन। ठीक है। तो अगर आप सूर्य नमस्कार कर रहे हैं तो वो केवल आपका सैजिटल प्लेन में मूवमेंट हो रहा है, यानी फॉरवर्ड टू बैकवर्ड ही हो रहा है। अच्छा। चेयर में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ये मिलती है कि आपको फ्रंटल और वर्टिकल प्लेन में भी मूवमेंट करने की सुविधा मिल जाती है, और विदाउट पुटिंग एनी प्रेशर ऑन योर लोअर बॉडी। तो जब हम रिहेबिलिटेशन में या एल्डरली को कराते हैं, या जो विमेन ओल्ड एज के, हाँ फैमिली वे पे हैं, या जो रिकवर हो रही हैं, तो कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं दे सकते क्योंकि नया नया अभी ऑपरेशन हुआ होता है, काइंड ऑफ। जी जी। तो उसमें चेयर सूर्य नमस्कार विद जेंटल मूवमेंट्स इज वेरी बेनिफिशियल। जिनके नीज वगैरह में भी प्रॉब्लम है बहुत ज्यादा, वो भी बैठ के चेयर वाला कर सकते हैं टू बिगिन विद, यू नो, अल्टीमेटली देन दे हैव टू गेट अप फ्रॉम देयर चेयर। सो दीज आर जस्ट प्रिपरेटरी थिंग्स। मैंने ऐसे भी रिसर्चेस देखी हैं जहाँ 55-year-old सर्जरी, हार्ट की सर्जरी के बाद दे केम, क्योंकि हैवी वर्कआउट कर नहीं सकते। बिल्कुल। So they started with chair Surya Namaskar and now they are doing full-fledged 12-step Surya Namaskar. ओके। उसके कुछ दिन के बाद में, After around 2 to 3 months, 2 to without 3 putting undue pressure on their heart. ओके। एंड से सिटिंग जॉब वाले आज के टाइम में बहुत परेशान है, क्योंकि जो वर्किंग आवर्स है वो 10 से 12 घंटे हैं, तो सबसे ज़्यादा उनका फैट जो है पेट में जम रहा है। तो ऐसे में वो कौन सा एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उन्हें इस इशू से छुटकारा मिले? मैम, हमारे यहाँ एक स्ट्रेचिंग होती है, उसको हम कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन। मतलब ये कि सबसे पहले मैं अपने एब्डोमिनल मसल्स को
स्ट्रेंथन करूंगा, जैसे कि हम कोर के लिए हम्म, प्लैंक्स करते हैं, सेतु बंधासन जिसको हम कह देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने कोर मसल्स को स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको टाइट करने के लिए कुछ पॉस्चर्स को करेंगे। उसके बाद इमीडिएटली जो पर्टिकुलर कोर के मसल्स स्ट्रेंथनिंग में इन्वॉल्व थे, उन्हीं को हम धनुरासन करके, चक्रासन करके, भुजंगासन करके स्ट्रेच कर देंगे। ओके, ये सारे आसनों के नाम हैं Yes. जो आपको करने हैं। ठीक है, फिर क्योंकि एक पॉस्चर को करके आप रुक गए, आपने उसको दूसरी डायरेक्शन में नहीं किया, तो कोई बेनिफिट नहीं होगा आपको। जी। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, ये जो बेली फैट है, ये सबसे ज्यादा स्टबन फैट होता है। राइट। आपकी जब वर्कआउट या रनिंग करना शुरू करते हो तो सबसे पहले गाल पे चक जाते हैं, लोग कहते हैं अरे बड़ा गाल पतले से हो गए तुम्हारे, क्या हो यस, गया। फैट अलग अलग जगह से जाना स्टार्ट होता है। तो जब आप कार्डियो करते हैं, जब आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करते हैं मॉडरेट इंटेंसिटी, तो आपकी बॉडी के अंदर और मसल्स के अंदर एक सर्कुलेशन शुरू होता है। देन व्हेन द सर्कुलेशन इज देयर एंड द मोर एंड मोर नंबर ऑफ मसल्स आर एक्टिव, अब आप जाइए स्ट्रेंथनिंग की तरफ। ओके, उसके बाद आप पेट को कम कर सकते हैं। बहुत इजीली, बहुत इजी है। और पहले एक कंसेप्ट नहीं था स्पॉट रिडक्शन का, लेकिन अब मैं ये कहूंगा कि यस, स्पॉट रिडक्शन इज पॉसिबल। मैं स्पॉट रिडक्शन का थोड़ा सा मतलब बता दूं कि प्रॉपर एक जगह से आप अगर फैट को रिड्यूस करना चाहे तो उसे हम लोग स्पॉट रिडक्शन कहते हैं। राइट सर? करेक्ट। ओके, तो इसे करने के लिए मतलब कितना टाइम देना होगा? देखिए मैम, कोई भी चीज अगर आपको अपनी मसल मेमोरी में डालनी है तो मिनिमम 120 डेज का एक थंब रूल है। ओके। आई कांट कोट एनी रिसर्च, बट मेरा ये मानना है कि यदि आप 4 महीने तक किसी भी, चाहे वो मेडिटेशन हो, चाहे वो आसन हो, चाहे वो किसी भी तरह का वर्कआउट हो, यदि आप उसे 120 डेज तक कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उस वर्कआउट को, उस पर्टिकुलर ट्रेनिंग को करे बगैर रह नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी बॉडी ऑटोमेटिकली वो अंदर demand से करेगी। हाँ, इंटरोसेप्शन एक्टिवेट हो जाता है आपका। जी। बॉडी डिमांड करेगी कि आज ये किया नहीं, मेडिटेशन नहीं की, तो कुछ कमी सी तो है। एक दिन में कितनी देर करने की नीड है? मैं 45 मिनट्स टू 1 आवर अगर मॉडरेट इंटेंसिटी कर रहे हैं। ओके। हैवी वर्कआउट करने का शौक है कई लोगों को, जी। तो वो 15 मिनट के 2-2 सेट मॉर्निंग इवनिंग में कर लें, बहुत बेहतर। क्योंकि होता है ना कि लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, जल्दी ऑफिस पहुंचना है या घर के काम है, तो लोग इन सब चीज़ों में बिजी हो जाते हैं, तो कहते हैं कि मेरे पास टाइम ही नहीं है वर्कआउट करने का। टाइम तो देखिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के पास भी है। जब डॉक्टर बोलेगा फिर टाइम निकालोगे ना। एग्जैक्टली राइट, जब डॉक्टर बोलेगा तब आप टाइम निकालोगे, तो आप पहले से ही खुद पे काम कर लो, वो बेटर है। तो सर अगर आपके बुक्स की बात करूँ तो आपने 116 रिसर्च पब्लिकेशंस लिखी है, जिनमें 59 जर्नल आर्टिकल्स हैं, 20 कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स और 29 बुक्स शामिल है। तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। मैम देखिए, बुक्स जो है ना, वो जब एक व्यक्ति को एक्सपीरियंस हो जाता है उसे तभी लिखनी चाहिए। टोटली मैं ये कमर्शलाइजेशन से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आजकल अपना बायोडाटा बढ़ाने के लिए आप बुक्स पे बुक्स छापते चले जाते हो, प्रमोशन के लिए, इंटरव्यूज के लिए, अपने पब्लिसिटी के लिए। जब तक आपने उस जीवन को जिया नहीं, तब तक आप अपनी किताब में क्या रिफ्लेक्ट करोगे? वही ना जो जनरल वो भी डालते हो बुक में। यस। तो मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था फिजिकल एजुकेशन की 11th-12th की किताबों से। मुझे ऐसा लगा कि बच्चों को काफी कंटेंट अच्छा नहीं मिल पा रहा। जी। या जो कंटेंट अवेलेबल है यूट्यूब पे है, या बुक्स की फॉर्म में, या नोट्स की फॉर्म में, ठीक नहीं है, कॉन्ट्राडिक्टरी कंटेंट है। ओके। तो फिर मैंने 11th and 12th की बुक्स लिखी, ठीक है। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बल्कि यूजीसी नेट फिजिकल एजुकेशन की सबसे पहली हिंदुस्तान की किताब वो मैंने लिखी थी। और डॉक्टर जीपी गौतम मेरे गुरुजी हुआ करते थे। ही वाज इन सीबीएसई, ही इज नो मोर नाउ। उनके साथ मिल करके मैंने पहली यूजीसी नेट की एग्जाम 2002 में जी। लिखी थी। उसके बाद फिर मैंने ये देखा कि 11th-12th का कंटेंट काफी आने लगा है। सीबीएसई भी पब्लिश करने लगी है, ओके। प्राइवेट पब्लिशर्स भी बहुत मतलब कंटेंट डेवलप। लोगों को लगा कि इसकी डिमांड ज्यादा है, तो चलो हम लोग भी बुक्स लिखते हैं। हाँ, ओके। क्योंकि सिलेबस से, टेक्स्ट बुक से रिलेटेड थी और एनरोलमेंट रेशियो बहुत बढ़ रहा था। बहुत बड़ी संख्या में बच्चे जो है सब्जेक्ट को लेने लगे थे। ओके। तो फिर मैंने ये शिफ्ट किया कि आई शुड गो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। डीएसएसबी है या यूजीसी नेट है, जेआरएफ है, उनमें सुपर स्पेशलाइजेशन यानी सिर्फ एमसीक्यू ना हो, साथ साथ कंटेंट भी हो और कंटेंट सही हो, नॉन प्लेजराइज्ड कंटेंट हो।
इसके साथ फिर मैं धीरे-धीरे मूव करा मैंने टुवर्ड्स योगा बुक्स। जी। तो योगा इज़ नॉट जस्ट अबाउट आसना, हुँ, इट्स अबाउट होलिस्टिक एटीट्यूड। राइट। तो जस्ट मेंशनिंग फ्यू आसनास, उनको कैसे करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस होने चाहिए, इससे बात नहीं बनती। हुँ, हुँ, आपको किताब लिखनी है तो सूर्य नमस्कार करने के लिए, उसको बिल्डअप करने के लिए स्टेप 1 क्या होना चाहिए, पद्मासन में पहले क्या करना है, सेकंड स्टेप पे क्या करना है। अगर आपसे एक साइड का लग रहा है, दूसरी साइड का आसन नहीं लग रहा है, तो आपको किस तरह से उसको प्रिपेयर मॉडिफाई करना चाहिए कि करना है। दूसरी टांग भी आपकी दूसरी टांग पे चढ़ जाए। ये स्टेप्स किसी ने नहीं लिख रखे। सब कहते हैं पद्मासन करो, पद्मासन करो, पद्मासन करो। इससे ये बेनिफिट होगा, हाँ, उसको बिल्डअप कैसे करोगे? वो किसी ने नहीं आपका बताया। हिप लॉक है, हुँ, आपका शोल्डर लॉक है, आप नहीं कर पा रहे गरुड़ासन। हुँ, हुँ, कैसे आप शोल्डर लॉक को खोलोगे ताकि आप गरुड़ासन कर पाओ? बिल्कुल। वो जो ग्रेजुअल बिल्डअप होता है आसन करने का, वो किसी ने अपनी बुक्स में नहीं लिखा है। जी। सो आई स्टार्टेड राइटिंग मीनिंगफुल कंटेंट इन द सेंस यू कैन से दे आर आल्सो वेरी फेमस नाउ। जी, एंड सर। नेचुरोपैथी, जैसे आपने स्टार्टिंग में ही बताया कि आपने अपने एक्सपीरियंस से लिखा है, तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिक उसमें जाएगी क्योंकि आपने सारे अप एंड डाउन्स देखे होंगे कि क्या-क्या प्रॉब्लम्स आती है। मुझे भी आई। मुझे जब साइनसाइटिस हुआ तो मैंने साइनसाइटिस पे मॉड्यूल्स लिखे। ओके। जब मुझे लो बैक प्रॉब्लम हुई तो मैं उसका स्पेशलिस्ट बनता चला गया क्योंकि मैं करता था। खुद के प्रॉब्लम्स पे ही आपने लिखना हाँ, चालू मेरा किया। प्रोस्टेट एनलार्ज्ड है और मैं कीगल एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ उसको। तो जो लो बैक पेन की आप बात कर रहे हैं ये भी काफ़ी कॉमन है, स्पेशली फीमेल्स में। तो इसके लिए कौन सा आसन? मैं अगर आपको लो बैक पेन जस्ट अराइज हो रहा है L4 L5 में, तो सिर्फ शलभासन करिए आप। शलवासन। शलभासन, ओके, शलवासन। केवल शलभासन, बट उसकी सही टेक्निक सीखना बहुत जरूरी है। फॉरवर्ड बेंडिंग में आप अर्ध कापोत आसन कर सकते हैं, लेकिन ट्विस्टिंग पोस्चर कोई नहीं करना है हुँ, बैक पेन के अंदर। फॉरवर्ड बेंडिंग ऑफ कोर्स अवॉइड करनी है, लेकिन क्योंकि फंक्शनल मसल ट्रेनिंग का पार्ट है, तो आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करना सीखना है कि पहले नीज को बेंड करिए, उसके बाद चीज को उठाइए, रादर देन बेंडिंग स्ट्रेट अवे फॉरवर्ड। ओके। पहले मतलब आप नीज़ को बेंड करो देन आप वेट उठाओ, कुछ Yes, ऐसा। if it is a heavy weight, and keep the weight close to your body so that your lower back is not pressurized. नॉर्मली लोग डायरेक्ट झुक के उठा ले रहे वेट, ये रॉन्ग है। आपने जैसे रूट कॉज की बात करी कि अपने रूट कॉज में जाओ, फिट रहना है तो। लेकिन आज के टाइम में थोड़ा सा ट्रेडिशनल चल रहा है कि जुम्बा चल रहा है, जिम चल रहा है, लोग हेवी वर्कआउट्स कर रहे हैं। और इसके कंपैरिजन में अगर योग की बात किया जाए तो इससे कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन के वे में भी ले सकते हो। तो योगा सिंपली नॉर्मल बैठ के करना सही है, एक आप नॉर्मली आप सारे आसन्स कर रहे हो और एक ध्यान मुद्रा में आसन्स कर रहे हो, तो दोनों में क्या अंतर है? मैम देखिए, योगा तब तक योगा नहीं है जब तक कि वो माइंडफुल नहीं है। एग्जैक्टली अगर वो माइंडफुल नहीं है तो वो एक्सरसाइज है, ध्यान रखिएगा, बड़ा क्लियर कंसेप्ट है। यही मैं जानना चाहती हूँ आपसे। If you combine your postures with full concentration and focus, and you listen to your body while performing each and every posture राइट, with gratitude, कहते हैं फील होना चाहिए। खुद को फील कर रहे हो, That moment when you feel it, नेचर then को फील कर रहे yes, हो। then that becomes holistic, हम्म, right? So this is the main difference. You're not preparing for any competition there. एग्जैक्टली। You are doing it for the sake of your interoception. दो तरह की चीजें हैं, एक होता है एक्सटरोसेप्शन, कि मैंने जिम को देखा, वहां के माहौल को देखा, वहां हैंडसम लोगों को देखा, सुंदर लड़कियों को देखा और मैंने जिम ज्वाइन कर लिया। और वो बाहरी तौर पे तो वर्क कर रही है लेकिन इंटरनल पीस नहीं दे रही है। हाँ, जैसे ही ट्रेनर ने मुझे हल्का सा ज्यादा प्रेशर दिया, मेरे मसल में पेन होने लगा, अगले दिन मैं उठ ही नहीं पाया। सो दैट इज एक्सटरोसेप्शन व्हिच एक्चुअली मोटिवेटेड यू टू Right. गो टू द जिम एंड गेट हर्ट, एंड देन you have paid the fees and then regret and you get into that all cycle. राइट, तो घर में ही जिम बना सकते हैं आप, बस आपको अपनी एज अप्रोप्रिएट, हाइट अप्रोप्रिएट, बॉडी टाइप अप्रोप्रिएट, हमारे में बॉडी टाइप भी होती है, पर्सनालिटी टाइप भी होती जी, है, जी। वर्कआउट सिलेक्ट करना है और उसके अंदर वैरायटी लानी है, एक एक्सपर्ट से पूछ करके न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है, एंड यू विल बी हेल्दी, मोर हेल्दी लाइक एनी अदर जिम गोअर। सर आप बॉडी टाइप की बात करें, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताएं। मैम हमारे यहाँ 3 तरह की बॉडी टाइप होती है, एक होता है एक्टोमॉर्फ, एक होता है एंडोमॉर्फ, तीसरा होता है मेसोमॉर्फ। क्या है ये? मेसोमॉर्फ होता है जो एथलेटिक टाइप बॉडी जिसे कहते हैं, राइट, उसको हम बाय पर्सनालिटी डिफाइन करते हैं और बाय फिजिक भी डिफाइन करते हैं। ठीक है। उसमें स्क्वायर जॉ होता है, वाइड शोल्डर्स होते हैं, नैरो वेस्ट होती है, एक व्यक्ति की बॉडी जो है वो
प्रोपोर्शनेट होती है, उसके अंदर बहुत कम बॉडी फैट परसेंटेज होता है, 7-8% होता है, मसल मास ज़्यादा होता है। ठीक है। ठीक है। दूसरी आती है एंडोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ के अंदर क्या है, थोड़ा हैवी होता है व्यक्ति। हैवी तो एथलीट भी होता है, लेकिन उसके अंदर बॉडी फैट परसेंटेज जो है वो 15%, 30% तक भी पाया जाता है, जिसको हम ओवरवेट या ओबीस कह देते हैं। ठीक है। तीसरी कैटेगरी होती है एक्टोमॉर्फ, जो बाय बर्थ ही बहुत स्लिम ट्रिम होते हैं। राइट। सो वी वॉन्ट से कि एक व्यक्ति जिसका बॉडी वेट कम है वो अनफिट वीक है, अनफिट है। राइट। वीक इज डिफरेंट वर्ड, ही और शी इज नॉट वीक, ही और शी इज स्लिम। यस, फिटनेस की डेफिनेशन अलग है। एब्सोल्युटली। जनरली लोग बच्चों को भी देख के इसके अकॉर्डिंग, मतलब ये बच्चा पतला है तो ये वीक है, ये बच्चा मोटा है तो ये हेल्दी है। तो ये मैं तो फैक्ट आप इसके बारे में बताएं। ये टर्मिनोलॉजी है जी। एक ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जो बहुत लीन है, थिन है, लेकिन उसके हार्ट में ब्लॉकेज है। ऐसा भी व्यक्ति मिलेगा जिसका बॉडी फैट थोड़ा सा अपर लिमिट की तरफ है, लेकिन वो मोबाइल बहुत है, यानी कि वो सारा दिन सीढ़ियाँ चढ़ता है, कुछ ना कुछ वर्कआउट करता है, यू नो। जैसे टीचर्स हैं हमारी, अगर मल्टी स्टोरी स्कूल है, दे गो अप एंड डाउन, दे गो टू द फील्ड, बच्चों को भी लाइन अप कराना है, बच्चों को बसों में भी चढ़ाना है। जी। घर में भी आपने देखा होगा छोटे बच्चों के साथ फीमेल्स काफी मतलब अच्छा खासा वर्कआउट हो जाता है Exactly. उनका। मैं बिल्कुल रिलेट कर रही हूँ इस चीज से। यस, आप खुद बच्चे के साथ खेलोगे तो बच्चे के मसल मेमोरी में खेल आएगा। जी। अगर आप मोबाइल में बैठोगे तो बच्चा कहेगा मम्मी भी मोबाइल तो मैं भी मोबाइल। एग्जैक्टली। फिर कल दिन आप उससे मोबाइल छुड़वा नहीं सकते हो। यस। ओके। आपने जिससे कहा कि बहुत सारे थिन लोगों में भी हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है, तो ऐसा तो मैंने आज तक अभी तक यही सुना है कि जो हेवी वेट के लोग होते हैं उनके हार्ट पे प्रेशर पड़ता है, तो पतले लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम होती है? मैम दो तरह का फैट है ना, एक तो वो है जो आपकी एडिपोज टिश्यू है, आउटसाइड से पता जस्ट चल बिलो रही द है। स्किन फैट है। दूसरा विसरल फैट भी तो है। ये क्या होता है सर? विसरल फैट का मतलब होता है जो आपके इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको जो फैट ने सराउंड किया हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ओके। जो विसरल फैट है वो अगर आपका बढ़ा हुआ है तो वो इंटरनल ऑर्गन्स पे प्रेशर डालता है, ओके। उनकी फंक्शनिंग पे। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहे जितना भी वो खाना खा ले या जितना भी कुछ भी कर ले वो थिन ही रहते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं मतलब फैट इंटरनल ऑर्गन्स पे जाके बढ़ता है, यस, जिसकी वजह से ये हार्ट ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। एब्सोल्युटली। मुझे तो इस बारे में आइडिया ही नहीं था बिल्कुल भी। एंड सर, एक कॉमन इश्यू की बात करें, फैटी लीवर, जो आजकल 90% लोग ऑलमोस्ट आप कह लो कि इंडिया में सफ़र कर रहे हैं इससे, तो इसके लिए कोई नेचुरल रेमेडी बताए और एंड कोई योगासन? मैम फैटी लिवर के लिए सबसे बढ़िया है कि आप वॉश रैग एनालॉगी को फॉलो कीजिए। मतलब? वॉश रैग एनालॉगी प्रपोज की थी BKS अयंगर ने। ओके। वो एक योग के, मॉडर्न योगा के एक्सपोनेंट रहे हैं, ही इज अ मॉडर्न योगी। उन्होंने कहा वॉश रैग का मतलब होता है पोंछा। अपने शरीर को इतना ट्विस्ट एंड टर्न करिए कि आपके शरीर में जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो जैसे पोंछे को निचोड़ते हैं पानी की तरह, जी जी। टॉक्सिन्स बॉडी से बाहर निकल जाए। ओके। तो आप अपनी बॉडी को इतना अच्छा गुड एक वर्कआउट दीजिए थ्रू योगिक पॉस्चर्स वन आफ्टर द अदर। दिस वाज हिज कंसेप्ट। तो इसे हम हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग भी कह देते हैं। ठीक है। तो आपकी बॉडी से पसीने के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे। ये बहुत जरूरी है बाहर निकालने, क्योंकि टॉक्सिन्स तो रोज प्रोड्यूस हो रहे हैं। जो लोग ये चीजें नहीं करते हैं, जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और वो बैठे बैठे भी प्रेशर में है, अगर वो काम भी कर रहे हैं तो उस समय खा रहे हैं जी, तो उनकी बॉडी के अंदर ऑब्वियसली फ्री रेडिकल्स ज्यादा रिलीज हो रहे हैं। और एंटीऑक्सीडेंट्स तो है ही नहीं, क्योंकि 14 घंटे का काम है उनके, ऐसा तो है नहीं रेडी पे जाके फ्रूट खा लें। राइट। जो भी प्रॉपर न्यूट्रिशन है वो तो घर में मिलेगा उनको। घर में भी वो क्या है, किसी भी कंपनी को फोन करेंगे और घर में खाना आ जाएगा। ये तो बहुत ही कॉमन हो गया आज के टाइम में। दिस इज द मेन रीजन फॉर लिवर डिस्फंक्शंस या ग्रेड 1 ग्रेड 2। ओके। कई लोगों को जिनको ग्रेड 2 है लेकिन साथ में कोई और कोमॉर्बिडिटी नहीं है, मतलब उनका ट्राइग्लिसराइड ठीक है, SGPT SGOT ठीक है, या बाकी के पैरामीटर्स अगर मार्कर्स ठीक हैं तो घबराने की बहुत ज़्यादा बात नहीं है। ओके। यहाँ आता है अब कि क्योंकि आपको एक इंडिकेटर दिया है बॉडी ने, इंडिकेशन दिया है, नाउ यू हैव टू मेक लाइफस्टाइल चेंजेस।
ये जो आप इंडिकेशन की बात कर रहे हैं, कई बार ऐसा हेवी वेट में फील होता है कि हार्ट में कुछ प्रॉब्लम पता चल रही है, लगता है कि अब बॉडी में सिग्नल्स मिल रहे हैं कि कुछ प्रॉब्लम होने वाली है, तो इसे कैसे पहचाने? मैम बॉडी को लिसन करना ही इंटरोसेप्शन है। जब आप मेडिटेशन करते हो, देखो मैं बार बार इंडियन नॉलेज सिस्टम पे आऊंगा, जी जी बिल्कुल। जब आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आप फोकस कर रहे हो, मेडिटेशन मीन्स केवल ज्ञाता दृष्टा भाव से बैठिए तो सही, अपने साथ जुड़िए तो सही, बिल्कुल 10 मिनट के लिए। बल्कि मैं तो लेडीज को कहता हूँ, एक रिसर्च भी की है हमने जी। कि जस्ट सोने से 15 मिनट पहले और 1 घंटा पहले तो मोबाइल छोड़िए आप, उसके बाद 15 मिनट पहले आप केवल ब्रीदिंग पे फोकस करिए सोने से पहले, जस्ट टू फोकस एंड इग्नोर ऑल काइंड ऑफ थॉट्स। राइट। होगा क्या, आपकी अपनी क्षमता अपनी बॉडी को सुनने की और इंटरनल साउंड को, जिसको हम नाद कह देते हैं, एक एबिलिटी डेवलप होगी। फिर क्या होगा, आप कुछ भी खाएंगे या कुछ भी डिसीजन लेंगे तो एक अवेयरनेस के साथ डिसीजन लेंगे आप। जी, जैसे आपने माइंडफुलनेस की बात करी, तो आप जब फोकस्ड होकर, एकाग्र होकर आप बैठ के मेडिटेशन करते हो, तो आप खुद को फील कर रहे हो, नेचर को फील कर रहे हो, खुद को समझ रहे हो। एक्चुअली होता क्या है ना, हम अपने आसपास सारी चीज़ों को फील करते हैं। मैं भी मेडिटेशन करती थी, तो मुझे थोड़ा सा, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मुझे फील हुआ कि मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, भगवान ने मुझे भी बनाया है एंड मेरी भी एक वॉइस है, मेरा भी एक फेस है। मैं खुद को फील कर रही थी और आसपास के नेचर को फील कर रही थी। मैं अपने साउंड को सुन रही थी कि मेरी आवाज़ कैसी है। राइट, मैं करेक्ट जा रही हूँ सर? एब्सोल्युटली। तो जब आप खुद को फील करते हो ना, तो आप खुद से प्यार करने लगते हो कि भगवान ने मुझे बनाया तो किसी रीज़न से बनाया है। एंड उसके बाद आप फोकस होकर सारे डिसीजंस को ले सकते हो और नेगेटिविटी को बहुत ही ईजिली अपने लाइफ से आउट कर सकते हो। Absolutely. Without any judgmental, without being judgmental, जी। you are simply connected to your breath. And then slowly and gradually that leads to higher level of consciousness. जी। बस वहां बैठे रहिए। कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट में एक सर आए थे, उन्होंने भी ये चीज़ कही कि हम एकाग्र नहीं करते, अपने माइंड को ना एकाग्र नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा जो ब्रेन है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। हम क्या करते हैं, लोगों को देख रहे हैं, चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं। जैसे आपने जिम की बात करी, एक दूसरे को देख के एक्सरसाइज करना। और एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम हो गई है, लोग म्यूज़िक सुनते हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे, चाहे वो रनिंग कर रहे, वॉक कर रहे, फ़ोन में बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने शरीर को तो वर्कआउट करा रहे हो, लेकिन आपका ब्रेन उस पर फोकस नहीं कर रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं मेरा जहाँ तक लगता है, आप मुझे करेक्ट करना अगर मैं गलत हूँ तो, कि हमारा जो ब्रेन है वो रिलैक्स नहीं हो पा रहा है, जो रिलैक्सेशन एक्सरसाइज से मिलनी चाहिए थी। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए मैम, जो रिसर्च है, मैं क्योंकि रिसर्चर हूँ, इसीलिए मैं रिसर्च ओरिएंटेड बात ही करूँगा। एग्जैक्टली। लोगों ने कुछ रिसर्चेस म्यूजिक के साथ सूर्य नमस्कार को जोड़ करके, म्यूजिक के साथ वर्कआउट को जोड़ करके की हैं। जी। इवन कि जब हम ध्यान लगाने बैठते हैं तो पीछे ओम का उच्चारण हो रहा होता है, ध्वनि यदि अगर आपको आ रही है, या गायत्री मंत्र जी आप अगर, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जिस समय मैंने प्राणायाम किया तो मेरी अंतर्ध्वनि जागृत हो गई, मेरे भीतर का नाद, मुझे बाहर के नाद से मतलब नहीं रहा, मेरा अनाहत हो गया, अब मुझे आहत की जरूरत नहीं है, मेरी सारी 5 इंद्रियां शांत हो गई हैं। जी। तो उस स्टेज में जब आप पहुंच जाते हैं, यू डोंट नीड, और इवन इफ देयर इज अ म्यूजिक, यू आर नॉट एक्चुअली टोटली लिसनिंग टू दैट। 5 में से 4 इंद्रियां तो आपकी बिल्कुल ही जो है वो बंद हो गई, काम करना ही बंद कर दी। जी जी। सो शून्य की एक स्थिति आती है उस समय पे कि यू आर टोटली थॉटलेस। राइट। थॉटलेसनेस इज एक्चुअली मेडिटेशन। राइट। तो आप जैसे कि ओम की बात करो, ये सब तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स देने वाली म्यूज़िक है। आप शांति से बैठ के इन्हें सुनते भी हो तो पॉजिटिविटी ही फील होती है। लेकिन मैं उन म्यूज़िक्स की बात कर रही हूँ जो मतलब बहुत ही लाउड होते हैं एंड लोग, मैं देखती हूँ लोग वॉक कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, हेडफोन यूज़ कर रहे हैं। आजकल तो वायरलेस वाले भी आ गए तो लोग यूज़ कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके ब्रेन को हार्म कर रहा है या क्या कर रहा है? आप बताएं इस बारे में। मैम, इनिशियली सेल्फ मोटिवेशन के लिए लोग ये यूज करते हैं इन डिवाइसेस को, बट दे आर जस्ट अ मीन्स, दे आर नॉट द एंड। वन फाइन डे जब आप अपनी ब्रीदिंग के साथ जुड़ोगे जी, तो आपको ये म्यूजिक बिल्कुल अनर्गल लगने लगेगा। राइट। क्योंकि ये अगेन बाहर का म्यूजिक है।
फिर आपकी चॉइस का म्यूजिक नहीं है। अगर आपकी चॉइस का म्यूजिक है भी तो कितना सुनोगे आप रनिंग करते करते, एक ही म्यूजिक को चेंज करोगे ना उसकी टोन को। फिर उस म्यूजिक का जब तक आपकी रिदम के साथ, आपकी मूवमेंट के साथ तालमेल नहीं है तो वो म्यूजिक तो नॉइज ही हो गया ना। बिल्कुल। एरोबिक्स और जुम्बा हम्म, को मैं प्रेफर करता हूँ, जी, लेकिन इनिशियली आप अपने वर्कआउट के साथ इसको जोड़ते हैं, एक पूरा माहौल बनता है, एक मतलब एक चीज एक वहां क्रिएट होती है कि हम सब लोग एक साथ मिल के उस पर्टिकुलर रिदम के जी, ऊपर वर्कआउट कर रहे हैं। जी, सो फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पस, फॉर फीलिंग गुड, यू नो, फॉर सोशल इंटरेक्शन, दैट इज गुड। ओके, बट अल्टीमेटली हम सबके वर्कआउट की रिक्वायरमेंट तो हमारी अलग अलग बॉडी टाइप के अनुसार है। जी, जी, तो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे किस एज में, किस स्टेज में कौन सा वर्कआउट सूट करता है। स्पेशली फीमेल, जी, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। मेल्स की भी डिफरेंट डिफरेंट है। फीमेल्स की ज़्यादा इसलिए है क्योंकि प्री मेनोपॉज होता है, फिर मेल्स में भी एंड्रोपॉज है, इनमें फिर पोस्ट प्रैंडल है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम्म, उस पर्टिकुलर स्टेज में आपकी क्या डाइट न्यूट्रिशन होना चाहिए और उसके प्रोपोर्शनेट में क्या वर्कआउट होना चाहिए, जी, दैट हैज़ टू बी हाईली साइंटिफिकली वर्कड आउट एंड देन ओनली यू शुड बिगिन सम प्रोग्राम। चाहे वो उसमें म्यूजिक लगना है कि नहीं लगना है, धीरे धीरे म्यूजिक से भी आप निकल जाओगे। जी, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो म्यूजिक है ना, ये एक तरह का टेम्पो बिल्ड करता है। इनिशियली कोई दिक्कत नहीं है, जी, जी, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली ना आप म्यूजिक ही ढूंढते रह जाओगे, वर्कआउट आपका छूट जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है सर। एक्चुअली जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रही हूँ, इस बात को समझ पा रही हूँ कि आप अगर वर्कआउट कर रहे हो तो एंटरटेनमेंट के बेस पे आप, जैसे आप जुम्बा कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आप वर्कआउट से अपना वेट रिड्यूस कर रहे हो। लेकिन अगर आपको मेंटल पीस चाहिए तो आपको आपकी खुद की कंपनी मेडिटेशन के थ्रू इंजॉय करनी पड़ेगी। यहाँ मैं एक चीज और जोड़ दूं, जी प्लीज। ये जितने वर्कआउट हैं जुम्बा के, हम्म, इनका लास्ट के 10 मिनट 15 मिनट जब ये स्लो डाउन करते हैं, कूल डाउन, जी, और फिर लिटा देते हैं अपने क्लाइंट्स को, हम्म, क्यों करते हैं? अगर ये इतना ही अच्छा है तो कान में लगा रहने दो ना, ऐसे ही घर भी जाने दो उनको हाइपर होकर के। बताए सर। उनको स्लोली एंड ग्रेजुअली वो अपने साथ जोड़ते हैं कि नाउ लिसन टू योर ब्रेथ। आपने देखा होगा हैवी वर्कआउट के बाद जनरली लिटा देते हैं, हम्म, एंड देन फॉर दैट 15 मिनट्स जो कूलिंग डाउन सेशन है, जिसके अंदर वो अपनी ब्रेथ पे फोकस कराते हैं, काम डाउन, रिलैक्स योरसेल्फ। प्राणायाम भी आपका प्रेपरेटरी है, एक्टिवेटिंग है, लास्ट में तो रिलैक्सिंग ही है ना। जी, बॉडी को रिलैक्स करना बहुत ज़रूरी है किसी भी वर्कआउट के बाद। 90% ऑफ द टाइम माइंड इज कंट्रोलिंग द बॉडी, नॉट द बॉडी कंट्रोलिंग द माइंड। ओके, तो सर एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं डालती हूँ इतने सारे डिस्कशन के बाद में, कि आपके अकॉर्डिंग योगा बेस्ट है या जिम? कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब आप दोनों को लेकर चलो। इफ यू आर फिट हम्म, and you like to play other sports, so you want to perform better in some sport, जी, no matter what age. I'm not talking about elite athlete. ओके, आजकल तो पैरा वाले भी परफॉर्म करते हैं, आजकल जो है 40 प्लस के भी कंपटीशंस होते हैं। Right. कई ऐसे हैं जो माउंटेनियरिंग करना पसंद करते हैं, तो उनको बॉडी में एक मिनिमम लेवल ऑफ फिटनेस चाहिए, जी, तो डिपेंड करता है। ओके। आपने न्यूट्रिशन की बात करी सर बार बार, तो इसके लिए एक हेल्दी डाइट क्या होना चाहिए? मैं मेरे हिसाब से आपकी जो वर्कआउट की इंटेंसिटी है और आपका जो जेंडर है और आपकी जो एज है, उसके हिसाब से हमें अपना न्यूट्रिशन डिसाइड करना पड़ता है। एंड यू डोंट नीड सप्लीमेंट्स अनलेस एंड अंटिल यू आर गोइंग फॉर समथिंग स्पेशल। इफ यू आर एन इंटरनेशनल बैडमिंटन प्लेयर और यू नीड सम काइंड ऑफ हाई एनर्जी प्रोटीन्स और हाई एनर्जी प्रोटीन बार्स टू क्लाइंब अ माउंटेन, सपोज यू आर अ माउंटेनियर। बट सप्लीमेंट तो आजकल नॉर्मल लोग भी ले रहे हैं कि भाई इसकी नीड है बॉडी को। ऑर्गेनिक भी तो हो सकते हैं, नेचुरल सप्लीमेंट्स है ना। एग्जैक्टली सर। आप देखिए हमारे घर में ही सारी किचन के अंदर, किचन इज अ फार्मेसी। हम्म, तिल है, अलसी है, आपके जितने भी हल्दी है, सिनामोन है, अदरक है, तो ये सारे हमारे सप्लीमेंट्स ही है बेसिकली। मैं ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट के लिए आप कोई एनर्जी ड्रिंक ही कंज्यूम करो। एनर्जी ड्रिंक तो रात में आपके घर में बन सकता है। अब जैसे मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि घर में कांजी बनाते हैं हम, जी, कांजी के अंदर जो सबसे स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है वो चुकंदर है, जिसको हम इंग्लिश में बीट रूट कहते हैं। राइट, बीट रूट इज अ वेरी गुड नेचुरल सप्लीमेंट, क्योंकि वो वैसोडाइलेशन करता है। वैसोडाइलेशन का मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की बहुत ज्यादा हो जाती है, तो आपकी वर्कआउट की कैपेसिटी बढ़ती है। जी, सो दैट वर्कआउट मेक्स यू फिटर,
राइट। एंड आजकल कैल्शियम की कमी बहुत नॉर्मल हो गई है, स्पेशली फीमेल्स में। तो कैल्शियम के लिए क्या इंटेक करना चाहिए? मैम आई वुड से ग्रीन वेजिटेबल्स, ओके। नट्स एंड सीड्स। और अभी आपने देखा होगा 2-3 साल पहले हम लोगों ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स सेलिब्रेट किया था। प्लीज लीव all other kind of आटा, white things, right? Shift to millets. रागी है, ज्वार है, जौ है, बाजरा लाइक मल्टीग्रेन। ओके। मिलेट्स। मिलेट्स पे आना इस समय बहुत जरूरी है। एंड सर, नट्स की बात करें तो इसे किस फॉर्म में लेना चाहिए? मैम नट्स जो है, मैं तो एनर्जी के लिए हम्म, एक बड़ा छोटी सी रेसिपी बताता हूँ आपको। जी। रात को सोने से पहले आप 1 कटोरी के अंदर, थोड़े पानी के अंदर, बादाम और अखरोट भिगो दीजिए। ठीक है। दूसरी कटोरी, कितनी क्वांटिटी सर? मतलब 3 बादाम हो आपके, 3 या 4, और 2 उसके अंदर आपके कैश्यूज हो, हो। अखरोट हो, है ना। दूसरी कटोरी के अंदर आप अंजीर और थोड़ी सी किशमिश, ठीक है। 2 अंजीर और 3 या 4 दाने किशमिश के आप ठीक है। भिगोकर ओवरनाइट रख दीजिए, सोक कर ओके। दीजिए। सुबह उठ करके ये जो बादाम और अखरोट वाला पानी है, इसको आपको थ्रो कर देना, उसको पीना नहीं। ठीक है। तो बादाम जो है वो आपके, उसको आप पील करके उसी कटोरी में रख दीजिए। इस तरफ आपके पास जो पानी है उसको पीना है। कौन सा? अंजीर और किशमिश वाला। किशमिश या मुनक्का, जो भी आप यूज कर रहे हैं ना। यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर एंड मिक्स ऑल द 4 इंग्रेडिएंट्स टुगेदर नाउ। और इनको अच्छे से होलिस्टिक पूरे मन के साथ चबा चबा करके खाइए। नट्स एंड सीड्स में अलसी है, तिल है। अगर बच्चा उनको प्योर फॉर्म में नहीं लेता तो हम पराठे में, रोटी के रूप में, या आपने अगर मान लीजिए गोभी के पराठे बनाए तो हल्का उनको बच्चा कंज्यूम कर सकता है। जैसे बच्चा वर्कआउट करता है, आप कह रहे हैं बहुत एक्टिव है, स्केटिंग करने जाता है, जूडो की क्लास में, ताइक्वांडो क्लास में जा रहा है, फुटबॉल खेलने जा रहा है, तो ही नीड्स दैट एनर्जी। राइट। सीजन वाइज अगर आप, जैसे एक बनाना है, आधा घंटा पहले अगर आप बनाना दे देते हैं, इट्स अ वेरी गुड कार्बोहाइड्रेट सोर्स, राइट। इसी तरह से हम जो भी स्वीट्स हैं उनको रिप्लेस करते हैं हनी के साथ, देसी खांडसारी के साथ, धागे वाली मिश्री के साथ। जी। सो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जो पोस्ट वर्कआउट मील है बच्चों के लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन दोनों होना चाहिए। जी। जैसे मिल्क के साथ हम एक फुल ग्रेन सैंडविच बच्चे को दें, क्रीम वाला। दिस इज फॉर द हाईली एक्टिव पीपल, क्योंकि आपकी बॉडी जब वर्कआउट खत्म करती है तो विद इन हाफ एन आवर यू हैव टू गिव इट सम काइंड ऑफ न्यूट्रिशन और नॉट। राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग वर्कआउट करके भूख नहीं लग रही सो जाते हैं। आजकल लेकिन सर एक चीज़ बहुत ही कॉमन हो गई कि बच्चों को पैकेट के जो फूड्स दिए जाते हैं या बाहर बर्गर चाउमीन दिया जाता है, ये कितना ज़्यादा हेल्थ पे इम्पैक्ट डाल रहा है? मैम इनकी प्रिपरेशन में प्रॉब्लम है। राइट। घर में भी मदर्स पिज्जा बनाती हैं, घर में भी आप घर के समोसे भी बना सकते हो, घर में आप हेल्दी लाइए, होना चाहिए। इडली भी बना सकते हैं, सांभर बना सकते हैं, आप अपने घर में कुछ भी बना सकते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन पेरेंट्स, आई विल से नॉट जस्ट मदर बट फादर ऑल्सो, कि दोनों थोड़ा अगर मेहनत करें तो घर में ही आप ब्रेड सैंडविचेस बना सकते हैं। आपके घर के ही सूजी, घर का आपका क्रीम आप यूज करो जी। और घर का ही आपका अगर बटर होता है, घी होता है, तो ये चीजें आपको जो घर वाली हैं, इसमें किसी तरह का रिस्क नहीं है। मतलब किसी तरह के कार्सिनोजेंस नहीं मिलेंगे आपको, हाइड्रोजनेटेड नहीं मिलेगा। ऑब्वियसली घर का व्यक्ति कोई पाम ऑयल थोड़ी यूज करेगा। एग्जैक्टली। बाहर तो सब अब बाहर चीजें कैसे प्रिपेयर हो रही है कोई नहीं जानता है। बिल्कुल 5 सुपर फूड्स हैं, वो यूज करने चाहिए। आजकल छोटे छोटे बच्चे 5 सुपर फूड्स। हाँ, देयर आर 5 सुपर फूड्स आप which बताइए everybody पहले should use। कौन से? तो मैं इसको ABCD में डिफाइन करता हूँ। जी। जैसे A फॉर आलमंड, ओके। आलमंड को यूज करिए, आपने ऑफन यूज करिए, वेरी गुड फॉर कोलेस्ट्रॉल एंड वेरी रिच इन कैलोरीज, नॉट कैलोरी डेंस, इट इज कैलोरी रिच, ओके। कैलोरीज रिच, वेरी गुड फॉर ऑल काइंड ऑफ एनर्जी रिलेटेड। ओके। बच्चों को भी दे सकते बच्चों को भी, हैं, समर्स में भी दे सकते हैं। बिल्कुल एनी टाइम ऑफ द डे। ओके। बस उसकी स्किन पील करनी पड़ती है, ओके। ताकि उसके जो रात को भिगोया आपने, तो जो जितने भी स्किन के इंग्रेडिएंट्स हैं ना, वो सोक कर लेता है आलमंड। ओके, तो पील करना मैंडेटरी है? मैंडेटरी है, इट हैज टू बी। मैं तो ऐसे ही खा लेती थी। नहीं, उसके अंदर थोड़े से आर्सेनिक वगैरह कुछ केमिकल्स होते हैं उसके अंदर, ओके। उसको हमेशा रिमूव करके खाना ओके। चाहिए। एंड सेकंड सर? हाँ, सेकंड आ गया हमारा देसी घी, ठीक है। है ना। तीसरा आ गया हमारा आपका दालचीनी, सिनेमन जिसको हम कहते हैं। दालचीनी से कैसे यूज कर सकते हैं? दालचीनी का पाउडर आप फॉर्म में शहद के साथ आप कंज्यूम कर सकते हैं।
दालचीनी को। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए सर? बहुत कम क्वांटिटी को आप हनी के साथ कंज्यूम कर सकते हैं। और फूड के जितने भी आपके प्रिपरेशंस हैं उनके अंदर चावल में डालते हैं हम लोग अपनी जनरली जो है मसाला उसका, जिस भी कुकिंग में तड़का लगाते हैं जब उसको हम यूज करते हैं, तो उससे भी बेनिफिशियल। वेरी गुड, वेरी गुड। कोकोनट एंड आंवला, ये भी दोनों सुपर फूड्स हैं। आंवला को तो संस्कृत भाषा में अमलकी कहा गया है जी। जिन बच्चों को मदर्स मिल्क नहीं मिलता बर्थ के बाद, तो कहा यह जाता है कि उनको यदि आप आंवला कंज्यूम कराते हैं कोकोनट का आपके, तो सेम इंग्रेडिएंट्स हैं जो मदर्स मिल्क में मिलते हैं। आजकल आंवला की कैंडीज भी अवेलेबल है। नहीं, तो नो नॉट इन दैट। अगेन दे आर फोर्टिफाइड टू ब्रिंग टेस्ट। उसके अंदर आप इंग्रेडिएंट इतने छोटे छोटे लिखे होते हैं, आप पढ़ ही नहीं पाओगे कि उसमें कितना स्वीट, कितना कौन से उन्होंने कैसे प्रिपेयर कर, परमिटेड, उसमें सिर्फ लिख देते हैं परमिटेड कलर्स एंड परमिटेड स्वीटनर्स। ओके, व्हाट इज ऑल दिस, यू नेवर नो। तो वो अवॉइड करना चाहिए। आंवले को तो मैम आप मेथी दाना में हल्दी के साथ हल्का सा तवे पे आप उसको भूनिए और उसके बाद आप देखिए क्या शानदार वो अचार की फॉर्म में भी जी काम करता है। और आप देखिए मेथी दाना और आपकी हल्दी प्लस आंवला, तो ये तो सोने पे सुहागा हो गया। बिल्कुल। तो घर पे थोड़ा सा मेहनत करने की जरूरत है हेल्दी लाइफ के लिए। आजकल बच्चों में मतलब फैटी लीवर भी काफी देखा जाता है, छोटे छोटे बच्चे काफी मोटे होते हैं, तो ये क्यों हो रहा है? मैम दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल। देखिए स्कूल्स ऐसे हैं कि उनके पास प्लेग्राउंड नहीं है, अगर है भी ना तो 60-100 बच्चा एक साथ प्लेग्राउंड में छोड़ दिया जाता है। वो बच्चा क्या वहाँ फिजिकल वर्कआउट करेगा? जी। तो देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की है कि हम मॉर्निंग और इवनिंग के अंदर एटलीस्ट जिस समय बच्चे को फोकस करना है 12-12:30 बजे तक, उसका ऐसा इतना फिजिकल वर्कआउट हो कि वो क्लास में चीजों को लर्न कर सके। उसके बाद तो टोटल डे जो है वो फिजिकल एक्टिविटीज में, लर्निंग बाय डूइंग में होना चाहिए, वर्कशॉप फॉर्म में ही होना चाहिए, मेरा ये मानना है। और इवनिंग के अंदर जब बच्चा घर आ रहा है, जब उसने रेस्ट कर लिया, तो भी मॉडरेट इंटेंसिटी, उसकी एज अप्रोप्रिएट इतना वर्कआउट उसे मिल जाए कि वो इतना ना थक जाए कि वो सो जाए तुरंत। और वो देखिए वर्कआउट दो तरह का होता है, एक टायरिंग होता है, एक होता है एनर्जाइजिंग। राइट। इसीलिए मैं ज्यादातर ना योगा को प्रमोट करता हूँ। एक जिससे एनर्जी मिले, एक जिससे थक जाए। तो आप एनर्जी जनरेट करिए, उस एनर्जी को फिर स्टडीज में लगाइए ना। जैसे कि आपने एनर्जी और स्टडी को कंबाइन करके आपने बताया, तो आजकल के बच्चे एकेडमिक एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। 8 से 12 घंटे वो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं थोड़ा ब्रेक लेके, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मुझे पढ़ के ही सक्सेस होना, मुझे एक्सरसाइज करके थकना नहीं है। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहेंगे? मैम ऐसे बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि WHO की गाइडलाइन फॉलो कीजिए। खासकर इंडियंस के लिए उन्होंने ये कहा है कि सिटिंग इज द नेक्स्ट बिग डिजीज। 1 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं बैठना है। इट इज़ एज गुड एज, रिसर्च बताती है कि इट इज़ सिटिंग फॉर 1 hour कंटिन्यूसली इज एज गुड एज स्मोकिंग 2 cigarettes। ओह माय गॉड, स्मोकिंग 2 cigarettes। तो आप मतलब 1 घंटे, अगर आप मान लो जिनका ऑफिस में अगर मैं थोड़ा आऊँ तो उनका 8-10 घंटे का सिटिंग होता है, तो 1 घंटे के बाद उन्हें एक बार ब्रेक लेना चाहिए। You have to take a break. ओके, कितना देर का ब्रेक लेना चाहिए? जस्ट 5 मिनट्स के लिए आप चेयर योगा कर लो या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर लो। मतलब 5 मिनट्स के लिए आपको उठना है? हाँ, कॉर्पोरेट योगा में तो हम खड़े होके जो है गाना लगा कर जुम्बा भी करा देते हैं। तो वो बेसिकली क्या है ना, आपके जो जहाँ ब्लड सर्कुलेशन रुक गया है, आपका वेस्ट से नीचे बैठे बैठे रुक गया है, फिर आपके घुटने मुड़े हुए हैं सीटेड कैपेसिटी में, इससे नीचे ब्लड सर्कुलेशन जा ही नहीं रहा है। सर्कुलेशन हो ही नहीं रहा प्रॉपर। हाँ, तो हार्ट पे प्रेशर पड़ेगा, हार्ट क्या करेगा? वो हार्ट तो अपना काम कर रहा है ना। तो आप जब स्ट्रेच करते हैं तो आपका बेसिकली सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। इसलिए आपने देखा होगा रिसेंटली एक वाई ब्रेक इंट्रोड्यूस हुआ है। गवर्नमेंट हैज डन अ वेरी गुड वर्क बाय इंट्रोड्यूसिंग योगा ब्रेक। इट इज कॉल्ड वाई ब्रेक। 5 मिनट का वर्कआउट है, उसके अंदर 3 आसन हैं और 2 प्राणायाम हैं। ओके, मतलब आप हर 1 घंटे के बाद में वाई ब्रेक ले लो। वाई ब्रेक ले लो आप। ओके, दैट्स नाइस। तो अब बच्चों पे आते हैं सर, तो वो काफ़ी ज़्यादा मतलब बैठ के कंटिन्यू पढ़ रहे हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, और प्रेशर भी काफ़ी रहता है उनके ऊपर। तो ऐसे में जहाँ तक मैं फील करती हूँ कि आप एक्सरसाइज करते हो तो आप अपने ब्रेन को भी हेल्दी करते हो, और वो शायद ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करे उसके कंपैरिजन में जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हो। तो इस पे आपकी क्या राय है? ऑब्वियसली देखिए मैम, जब हम किसी भी तरह की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में ज़्यादा फायरिंग होती है।
राइट। न्यूरॉन्स की क्वालिटी भी बढ़ती है, ग्रे मैटर और वाइट मैटर के बीच में कनेक्शंस जो हैं हमारे चारों लोब्स के बीच में जो कनेक्शंस हैं वो एस्टेब्लिश होते हैं। जी। तो आपके न्यूरॉन्स की डेथ नहीं होती है। बेसिकली फॉरेन कंट्रीज में आपने देखा होगा, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, वो लोग बहुत ज्यादा सप्लीमेंट्स पे आ जाते हैं जी। और उसकी वजह से प्रॉब्लम्स हो रही हैं वहां पर। तो जब हमारा दिया गया योग, नेचुरोपैथी, आसन उन लोगों के लिए इतना वैल्यूएबल हो सकता है, उनकी Right. कई करोड़ बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री थी सप्लीमेंट्स की, जो कि योग की वजह से उनका एक्सपेंडिचर बहुत लो हुआ है, ओके, लोग नेचुरली फिट होने लगे। नेचुरली फिट होने लगे हैं। सो वी हैव टू गो बैक टू द रूट्स, यू नो, वी नीड टू गेट अप from a chair, we need to do some workout, learn a proper workout, age appropriate, gender appropriate, and keep on doing it at least for 120 days, ताकि वो मसल मेमोरी में आए, वो आपकी एक हैबिट बन जाए। बिल्कुल। What I can see from your question is कि लोगों को हैबिट नहीं है। एग्जैक्टली सर। और आप डॉक्टर के पास जाना मंजूर करते हो, मेडिसिन लेना मंजूर करते हो, लेकिन खुद पे वर्कआउट करना मंजूर नहीं करते हो। मैम, मेडिसिन भी तभी काम करेगी ना जब बॉडी एक्सेप्ट करेगी। कम से कम शरीर को इस लायक तो बना लो कि जो मेडिसिन गई है वो इफेक्ट करे, साइड इफेक्ट ना दे। राइट, बहुत बड़ी बात कही आपने सर। एंड आज के टाइम में एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब तो मुझे लगता है बहुत ही कॉमन से वर्ड हो गए हैं और बच्चे बच्चे जा रहे हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन में। तो ऐसे में उन बच्चों को आप कैसे अवेयर करते हैं? मैम, हम लोग NEP को फॉलो करते हैं, सीधी बात। अभी जो आपने देखा होगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर बहुत बढ़िया सिलेबस बना है, उसके अंदर सारे हमारे इंडिजिनस स्पोर्ट्स आ गए हैं, जो भारतीय खेल हैं उनको काफी प्रमोट किया गया है, इंडियन नॉलेज सिस्टम को प्रमोट किया गया, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, ये जितनी भी आयुष की पद्धतियां हैं ना, उनके साथ कनेक्ट किया गया। एंड एवरी सब्जेक्ट इज एक्चुअली सप्लीमेंटिंग द अदर सब्जेक्ट। सो इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। अगर फिजिक्स की लैब में बच्चे को कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो वो बच्चा फिजिकली जा करके उसको करेगा, और उसी एक्सपेरिमेंट को अगर मुझे उसको प्लेग्राउंड पे कराना है गेम के माध्यम से, तो वो इमीडिएटली समझ जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, मोमेंटम है, बॉल का भी मोमेंटम होता है, बॉडी का भी मोमेंटम होता है। मोमेंटम इज टॉट इन फिजिक्स। अगर मैं उसको बॉल के माध्यम से ग्राउंड पे लॉज ऑफ मोशन, फोर्स, प्रेशर, बैलेंस, मोमेंटम जैसी चीजें सिखाऊंगा, तो वो वहां ज्यादा बेटर सीख पाएगा या यहाँ बेटर सीख पाएगा? वहाँ ज्यादा बेटर सीख पाएगा। आई थिंक दोनों थियोरी और प्रैक्टिकल जब कंबाइन होते हैं, इसे हम कहते हैं सब्जेक्ट इंटीग्रेशन। इसीलिए ये NEP के अंदर आया है कि बच्चा एक फिजिक्स भी ले सकता है, ज्योग्राफी भी ले सकता है, एक होम साइंस भी ले सकता है और एक लैंग्वेज भी पढ़ सकता है, जिसमें वो अच्छा है, जिसको वो इंटीग्रेट कर सकता है, जिसको टीचर इंटीग्रेट कर सकता है। इसमें वोकेशनल सब्जेक्ट्स भी हैं हमारे जी। सो द चेंज इज हैपनिंग, बट इट इज हैपनिंग अ लिटिल स्लो। लेकिन आजकल फिजिकल एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है, एकेडमिक पे ही ज़्यादा दिया जाता है। तो आप इसे एक रीज़न नहीं मानते हैं एंजाइटी एंड डिप्रेशन का, कि बच्चे फाइट नहीं कर पा रहे? बट मैम, इफ द एक्टिविटी इज नॉट मीनिंगफुल, मैं यहाँ फिजिकल एजुकेशन का कसूर इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि एक ना लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। लॉज ऑफ लर्निंग में 3 लॉज हैं, उसमें एक लॉ ऑफ इफेक्ट होता है। अगर बच्चे ने फुटबॉल खेलना पसंद किया और उसने फुटबॉल को लात मारी, उसको चोट लग गई, अगली बार से फुटबॉल खेलने नहीं आए। ओके। अगर उसको आपने जिम्नास्टिक्स में फॉरवर्ड रोल कराया, उसकी गर्दन में झटका आ गया, तो वो कभी दोबारा जिम्नास्टिक्स करने नहीं आएगा। सो होता क्या है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी मीनिंगफुल है, पर्पसफुल है और टीचर बहुत मैग्नेटिक है और बच्चा उसे एंजॉय कर रहा है जी, वो उसकी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में वो चीज रहेगी। तो साथ में आपको इंजरी से बचने के टेक्निक्स भी बताने होंगे। यू हैव टू बी प्लानिंग द एक्टिविटी इन अ वेरी सिस्टमेटिक एंड साइंटिफिक वे, ताकि वो उसके लिए एक उसकी एकेडमिक्स के लिए, उसकी लाइफ के लिए सप्लीमेंट बने, उस पर बोझ ना बन जाए वो। बिल्कुल। तो फिजिकल एजुकेशन को, स्पोर्ट्स को भी बहुत मीनिंगफुल होना पड़ेगा, ताकि वो सब्जेक्ट इंटीग्रेशन भी करे और उसको बिल्कुल बुरी तरह से थका भी ना दे, और उसको इन्फॉर्म्ड चॉइस भी मिले कि मैं यहाँ भी करियर ढूंढ सकता हूँ। अगर मैं अच्छा स्पोर्ट्स में भी हूँ, अच्छा एकेडमिक्स में भी हूँ, तो मैं दोनों जगह मैं IAS भी बन सकता हूँ और साथ के साथ मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सन भी बन सकता हूँ। एग्जैक्टली। लोगों को लगता है कि बुक्स में ही करियर है, लेकिन फिजिकल एजुकेशन में आप जाते हो तो उसमें करियर नहीं है। तो क्या इसमें भी करियर बिल्ड किया जा सकता है? यस, नाउ आप देख रहे होंगे कि जितने भी फिट इंडिया, खेलो इंडिया के प्रोग्राम्स हैं हमारे, ये गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया हुआ, वहाँ जो बच्चे काम कर रहे हैं, दे आर ऑल मल्टीटास्कर्स, दे आर मल्टी टैलेंटेड।
They know how to prepare a quotation, they know how to prepare a training chart. बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ड्यूरिंग देयर कोर्सेज वो शॉर्ट टर्म कोर्सेज करते हैं, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में जाते हैं, स्पोर्ट्स एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में चले जाते हैं। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्पोर्ट्स इंजरीज में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। तो इसमें भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं, डायरेक्टर बन सकते हैं, आप जो है स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट भी बन सकते हैं आप। बट देन यू हैव टू डू सुपर स्पेशलाइजेशन इन दिस फील्ड। और आप देखें, आप आज की डेट में किसी भी बड़े से बड़े एक्टर का बॉडीगार्ड देखिए आप, दे आर अर्निंग इन क्रॉर्स। जिनके गोल्ड जिम्स हैं या इस तरह के बहुत सारे जिम्स आपने देखा होगा, इनमें they are earning like anything. So it's not just about money what I'm talking about, it's about career also. Right. सबकी एकेडमीज हैं, बैचुंग भूतिया ने भी एकेडमी खोली हुई है, आपने देखा होगा। So you can be a sports administrator also. You can be a good sports person, but later on, you can appoint good people to run your. अभी Abhinav Bindra has started taking sports sciences very seriously. Okay. Abhinav Bindra has actually started giving support to the elite sports persons in all sports. वो गवर्नमेंट के साथ पीपीपी मॉडल में काम कर रहे हैं और उन्होंने सारे एलीट स्पोर्ट्स साइंटिस्ट्स को रिक्रूट किया हुआ, Okay. जो ऑन द फील्ड जाके इस खिलाड़ी के साथ डायरेक्ट काम करते हैं। राइट तो यहाँ पे भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके करियर को लेके। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आप दोनों चीज़ पे फोकस करो, अपने हेल्थ पे भी फोकस करो और अपने एकेडमिक पे भी फोकस करो। बाकी सेलेक्ट आपको करना है कि आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना है, राइट। तो अगर जेएनयू की बात करें तो वहाँ पे कैसा माहौल है सर? JNU was always excellent from research point of view and even today it is good in research. वो अलग बात है कि हमारे यहाँ थोड़ा स्पोर्ट्स का माहौल इतना नहीं है। अब धीरे धीरे पैरा स्पोर्ट्स के बच्चे कुछ ऐसे हैं जो एडमिशन लेने लगे हैं, बट दे आर नॉट आवर प्रोडक्ट। वो लोग बच्चे पहले से ही जहाँ कॉलेजेस से पढ़ के आए हैं वो अच्छा करते आए हैं। हमारे यहाँ तो वो मास्टर्स या पीएचडी करने आते हैं। एक्सेसिबिलिटी एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि टोपोग्राफिक वेरिएशन है जेएनयू के अंदर, तो उनको कई जगह पहुंचने में मुश्किल होती है, व्हील चेयर एथलीट्स को खासकर। बट हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर भी डिपार्टमेंट बने, कोर्सेज शुरू हों, इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च हो। तो देखते हैं अगर गवर्नमेंट की तरफ से कुछ अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें मिलते हैं तो वी कैन स्टार्ट सम रिसर्च एक्टिविटी इन स्पोर्ट्स साइंसेज और फिजिकल एजुकेशन और योगा ऑल्सो। तो ये तो मतलब बाहर के स्टूडेंट जेएनयू में आके पीएचडी वगैरह कर रहे हैं, राइट। लेकिन जेएनयू के जो स्टूडेंट्स हैं वो फिजिकल एजुकेशन को लेके कितना अवेयर है, जहाँ आपके जैसे सर हैं? मैम वो फिजिकल एजुकेशन से नहीं, उनको मतलब है कि मैं जाऊं और मुझे वहां पर वर्कआउट मिल जाए और फिर मैं अपने हॉस्टल में जाऊं या लाइब्रेरी चला जाऊं सीधा। ओके। सो इट्स नॉट फिजिकल एजुकेशन, दे आर इंटरेस्टेड इन लिटिल वर्कआउट, सीजनल, कि मौसम अच्छा है तो निकलेंगे, नहीं है तो नहीं निकलेंगे। ओके, मूड पे डिपेंड करता है। हाँ, मतलब उनको परफॉर्म नहीं करना ना, उनको परफॉर्म एकेडमिक्स में करना है। सो दिस इज अ सपोर्टिंग एक्टिविटी यू कैन से। तो वो पसंद करते हैं ताइक्वांडो में जाना, वो पसंद करते हैं एथलेटिक्स में जाना, वो पसंद करते हैं शाम को फुटबॉल खेलना फ्लड लाइट के अंदर, बास्केटबॉल खेलना, वॉलीबॉल खेलना। हॉस्टल लेवल के ऊपर उनको ये है कि मेरे को 1 घंटा मिला है, खासकर साइंस के स्टूडेंट्स, उनकी तो शाम को भी लैब्स होती हैं। तो उन्होंने अपने सेंटर्स में ही या हॉस्टल्स के अंदर ही कैरम बोर्ड, चेस, इस तरह के छोटे छोटे जिम अपने बना लिए हुए हैं। तो बस इतना ही है कि आधा पौना घंटा एक जिम किया, साइंस के स्टूडेंट्स को टाइम भी कम मिलता है, फील गुड किया, एंड देन दे वांट टू अगेन गो बैक टू देयर स्टडीज। बट वी हैव टू कनेक्ट रिसर्च इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स विद एकेडमिक्स ताकि इंटरडिसिप्लिनरी हो। राइट, करेक्ट। तो सर अभी जैसे साइंस के स्टूडेंट्स की बात हुई तो उनके पास भी टाइम काफ़ी कम होता है, तो प्रॉपर शायद डाइट लेने का भी टाइम उनके पास कम होता होगा। तो मैं इंटायरली अगर सबकी बात करूँ तो अभी समर्स आने वाले हैं, तो आपने जैसे कहा फ्रूट, नट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल की बात करी, तो कितना कितना इसमें गैप होना चाहिए खाने में और कौन कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए? देखिए मैम, आयुर्वेदा के अनुसार द फ्रूट शुड बी ऑलवेज और इवन वेजिटेबल सीजनल, राइट, एंड लोकल। ये 2 कंसेप्ट को हमें ध्यान रखना चाहिए। ये जितने भी एवोकेडो हैं, बेरीज हैं, ये हमारी कंट्री के एटमॉस्फेयर को सूट ही नहीं करती हैं, ना हमारी प्रकृति को। तो ये महंगे वाले जो लाल पीली आप सब्जियां देखते हैं या जो क्या कहते हैं अजीब अजीब नाम है उनके, वो सब हमारे लिए नहीं बनी है। हमारे लिए लोकल और सीजनल, जो यहाँ के एटमॉस्फेयर सीजन के अनुसार। आप देखेंगे आजकल आपको अलग फ्रूट मिलेगा। अभी जैसे गर्मी आई तो बनाना इज अ सुपर फूड।
Banana is a superfood. Every child should take it. Every person who is feeling lack of energy should consume it. ओके, और एथलीट्स के लिए भी बनाना इज वेरी गुड फूड, ठीक है। राइट। इसी तरह से आप ये देखिए आगे धीरे धीरे ककड़ी आएगी, खीरा आएगा हमारे वेजिटेबल्स के अंदर, और बाकी के जितने भी आपके तरबूज है, खरबूजा है, जी तो ऑटोमेटिकली आप देखिए प्रकृति ने हमारे लिए वाटर रिच कंटेंट बना दिया हुआ। जी जी। बॉडी इज 70% वाटर। हम सप्लीमेंट्स के रूप में पानी के साथ अगर जूसेस को कंज्यूम करते हैं, राइट, और अल्कलाइन है, जो जितने भी विदाउट जूस फूड्स हैं, फ्रूट्स हैं हमारे, उनमें सब अल्कलाइन है, बाकी सब एसिडिक है, तो बॉडी का मीडियम भी एसिडिक है। तो बेसिकली हमें फ्रूट इस तरह का चूज करना चाहिए कि जो अल्कलाइन और एसिडिटी के बीच में बैलेंस बना के रखे, राइट। जैसे ये इम्बैलेंस होगा 7.4 जैसे ही ऊपर नीचे आएगा, आपका एसिडिटी हो जाएगी, या आपको बॉडी के अंदर जो है किसी तरह की डिहाइड्रेशन होनी शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली जो देसी फ्रूट्स हम बोले जो नेचुरल है उन्हें हमें कंज्यूम करना चाहिए और फैंसी फ्रूट्स को अवॉइड करना चाहिए। ओके, एंड आपने डिहाइड्रेशन की भी बात करी, तो पानी का इंटेक इससे हो जाएगा। तो एक दिन में कितना लीटर पानी पीना चाहिए, इस पे काफ़ी डिबेट होता है कि कई लोग कहते हैं जितनी आपको नीड है आप उतना पियो, कई लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें बताते हैं। तो कितना पीना चाहिए? मैम 6 लीटर वाटर फॉर ए नॉर्मल हेल्दी 25-year-old मेल, अगर मैं कहूँ। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से ये कहें कि कम से कम 2 लीटर यूरिन आपको आना चाहिए एक दिन में, और उसका जो कलर है वो आपका बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। येलो अगर कलर आपके यूरिन का है तो समझ लीजिए इट इज अ सिग्नल कि आपको डिहाइड्रेशन हो गई है। ओके, तो देयर आर डिफरेंट मेथड्स। इट इज नॉट जस्ट कि जबरदस्ती कंज्यूम करें, जबरदस्ती कंज्यूम करना भी कई बार बहुत ज्यादा पानी हार्मफुल होता है। ओके, तीसरा सिद्धांत ये आयुर्वेद का कहता है कि जितना भी पानी आपने पीना है आप 2 बजे से पहले पी लीजिए। 2 बजे से पहले दिन? अर्ली मॉर्निंग आपको उठते ही 1 लीटर 1.5 लीटर पानी कंज्यूम करना है। उसके बाद 2 बजे से पहले जितना भी पानी आप लेंगे, क्योंकि बॉडी का मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। और सारे मेटाबॉलिज्म को वो सपोर्ट करेगा। जो भी आपने हैवी मील लिया, हैवी मील आपका या तो ब्रेकफास्ट होता है या लंच होता है। उसके बाद आप जब अगर जरूरत है शाम तक तभी पानी पीजिए, अदरवाइज मत पीजिए। उसके बाद जितनी नीड है आप उतना नीड के अनुसार। ओके, तो आपने 25 इयर्स मेल की बात करी, फीमेल्स को कितना लेना चाहिए? अराउंड 5 लीटर्स। 5 लीटर्स। एंड आपने एक यूरिन की कलर की भी बात करी कि वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, तो ये टाइमिंग के हिसाब से होता है? जैसे मॉर्निंग में जैसे कि थोड़ा येलोइश होता है यूरिन का कलर, तो ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है? नहीं मैम, येलोइश तो किसी भी समय पे नहीं होना चाहिए। ओके, इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी रात को डिहाइड्रेट हो रही है, ओके, किसी भी कारण से हो रही है, चाहे क्या पता ओवर मेडिकेशन हो रखी है, क्या पता आपने दिन में आपको टाइम ही नहीं मिला प्रॉपर। वाटर डजंट मीन कि ओनली वाटर। वाटर मीन्स इफ यू आर कंज्यूमिंग इट इन द फॉर्म ऑफ जूसेस, नारियल पानी के रूप में, अपना फ्रूट खा रहे हैं उसमें भी तो वाटर कंटेंट है, राइट। इवन के तरी वाली सब्जी भी अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, सूप्स ले रहे हैं, दे आर ऑल्सो वाटर। सो वाटर मीन्स नॉट जस्ट प्लेन वाटर, इट्स इन दी वाटर इन अदर फॉर्म्स आल्सो। किसी भी फॉर्म में आप ले रहे हो, एंड कलर हमेशा ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए। इट हैज टू बी। ओके, दैट इज द सिग्नल कि नाउ योर बॉडी इज 90% डिहाइड्रेटेड। अगर आपका यूरिन येलो हो रहा है ओके, तो उससे पहले ही उसको, आपको जैसी बॉडी का सिग्नल आता है, यू शुड कंज्यूम बॉडी को हाइड्रेट करना चाहिए। हाइड्रेट कर लीजिए। एंड सर कई ऐसी वीडियोस आती है कि लोग नेचुरली घर पे ही डिटॉक्स वाटर भी बनाते हैं, कुछ कुकुम्बर वगैरह डाल के, बीटरूट डाल के, तो ये कैसे बनाया जा सकता है? मैम इसमें हमें ना फूड कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना होता है। ओके, जैसे दूध में गुड़ इज अ बैड कॉम्बिनेशन, पर दूध में शक्कर इज अ गुड कॉम्बिनेशन, है ना। इसी तरह से हमें यहाँ फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना पड़ता है कि आप 1 गिलास पानी के अंदर अगर उसे आप कॉपर के बर्तन में रखते हैं, तांबे के बर्तन में रखते हैं रात भर सोख करके, उसमें 3 या 4 कतली आप खीरे की डाल लेते हैं, सुबह उसको कंज्यूम कर लेते हैं, दैट्स परफेक्टली गुड इंग्रेडिएंट। हाँ, उसको फोर्टिफाई करना है तो उसमें 2-3-4 पत्ते तुलसी के डाल लीजिए। ओके, धनिया भी डाल सकते हैं उसके अंदर, गोटा धनिया। यस। ओके, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस के रूप में थोड़ा सा नींबू डाल लीजिए अगर आपको बॉडी वेट लूज करना है, बट ये भी आपकी प्रकृति के तासीर के अनुसार होना चाहिए जी। जैसे कि हर किसी का बॉडी टाइप अलग अलग, एसिडिटी भी हो जाती है, यस, राइट, क्योंकि नींबू एसिडिक है। आयुर्वेदा में इसे डिफाइन किया गया है बॉडी टाइप के अकॉर्डिंग। यस। ओके सर, जैसे आपने अभी बात करी कॉम्बिनेशन ऑफ फूड की, आपने दूध और गुड़ को बताया कि कॉम्बिनेशन बैड है, तो ऐसे और कौन कौन से फूड है जिनका कॉम्बिनेशन बैड है? दूध और हनी
बैड है, बैड है? बिल्कुल। ओके दोनों एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, ओके। है ना। तो मतलब इसी तरह दो से हम एनिमल प्रोडक्ट्स को कंबाइन नहीं हम करना पनीर चाहिए। के साथ दही नहीं लेते, ओके। तो बहुत पनीर सारे के विरुद्ध आहार हैं। ओके, पनीर के साथ दही नहीं लेते, लेकिन पनीर की सब्जी के साथ जो रायता लेते हैं वो रॉन्ग है? अगेन दैट इज अ बैड कॉम्बिनेशन। ओके तो ये अवेयरनेस भी लोगों को नहीं है कि एक होता है आहार, एक होता है विरुद्ध आहार। ओके। दो डिफरेंट तासीर की चीजों को आप मिक्स करके कंज्यूम कर रहे हो। शादियों में अक्सर आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत हमें बड़ी भी गलती लगता है कि मतलब नॉर्मली जो बाहर से थाली भी आती है उसमें एक पनीर की सब्जी होती है, साथ में रायता होता है, हम भी घर में सोचते हैं बनाते हैं तो हेल्दी खा रहे और एक गुलाब जामुन भी होती है। हैं, राइट। अब आप मुझे बताओ पहले क्या खाओगे तीनों में से? मैं तो थोड़ा सा मीठा अवॉइड ही करती हूँ, लेकिन सारी चीजें लोग खाते हैं, लगता है कि मैंने कंप्लीट मील ले लिया, हाँ, तो ये बैड दिस है। इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। वन इज ऑयल, अनदर इज एंटायरली प्रीबायोटिक प्रोबायोटिक, है ना। राइट तीसरा जो है वो तो प्योर फुल ऑफ शुगर है। तो आपकी बॉडी कंफ्यूज हो रही है कि मैं पहले किसको डाइजेस्ट करूं। राइट, सब एक साथ ही जाके मिक्स हो रहे हैं। यस तो खाने के अगर आप पनीर ले रहे हो तो रायता मत लो, दही मत लो। यस, ओके, दोनों का अलग है। एक आपने बताया दही गुड़, और पनीर के साथ भी दही नहीं लेना है, और कोई ऐसे फूड ताकि हम अवेयर हो जाए नेक्स्ट टाइम के लिए? हाँ, ऐसे बहुत सारे विरुद्ध आहार हैं। जैसे हम बात करें कि जनरली कॉम्बिनेशन ना दही के साथ लोगों का खराब होता है अच्छा। कि वो दही के साथ कोई भी प्रोटीन प्रोडक्ट कंज्यूम करते हैं। हम्म, अगर आप कर्ड कंज्यूम कर रहे हो तो उसके अंदर आप फ्रूट्स डाल सकते हो, है ना। ठीक जैसे मैंगो डाल सकते हो, चेरीज डाल सकते हो, उसके साथ दही का कॉम्बिनेशन ठीक है। हम्म, लेकिन मैंगो नहीं। इसी तरह से क्योंकि मैंगो शेक बनता है ना, बनाना शेक बनता है, दही का थोड़ी बनता है वो, दूध के साथ ले सकते मिल्क हैं। के साथ है वो। तो जिसका शेक बनता है वो डिफरेंट है। फिर बच्चे क्या करते हैं आजकल ना, मोइतो है और एक वो शेक्स और होते हैं जो हमारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स डाल करके शेक बनाया जाता है। उसके अंदर क्या होता है, आपका स्वीट करने वाली जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो बहुत ज्यादा डाल दिए जाते हैं। इवन के सैंडविच के ऊपर जब आप टोमेटो सॉस यूज कर रहे हो, टोमेटो सॉस इज फुल ऑफ शुगर एंड कार्बोहाइड्रेट्स, इट इज फुल ऑफ हार्मफुल प्रोडक्ट्स। तो सर, जैसे आपने सैंडविच की बात करी, तो कई ऐसी मॉम्स भी हैं जो सैंडविच तो हेल्दी बताते हैं, जिसमें वो खीरा टमाटर मतलब हेल्दी फूड्स डालते हैं, लेकिन साथ में वो मेयोनीज भी टेस्ट के लिए डालते हैं, और कई ऐसी वीडियोस आती है कि मैं बच्चे के लिए हेल्दी एंड टेस्टी बना रही हूँ। तो मेयोनीज कितना हमारे हेल्थ के लिए सही या गलत है, इसके बारे में बताएं। मैम देखिए, जो भी कमर्शियली अवेलेबल फूड है उसके अंदर ऐसे इंग्रेडिएंट्स डाले ही जाएंगे कि जो आपके बच्चे को पसंद आए और आपके सीधा ब्रेन पे इफेक्ट डालें कि आज ये नहीं डाला, ये डालो। सो उनका पर्पस एंटायरली कमर्शियल है। उसको टेस्टी बनाने के लिए ही उनका जोर लग रहा है। उसको हेल्दी बनाने के लिए किसको परवाह है, ज्यादा से ज्यादा बिके मेयोनीज। तो वो प्रोसेस्ड फूड की कैटेगरी में आता है, एज सिंपल एज दैट। तो टेस्ट वाइज उसको इतना गुड बना दो कि आपकी बच्चा उस चीज को खाने के लिए जिद पकड़ ले कि मुझे ये चीज चाहिए। हाँ, अब कार्सिनोजेंस भरे पड़े हैं चाउमीन्स के अंदर, मोमोज के अंदर। अब देखिए कितनी रिसर्च हो रही है, लैब में लोग टेस्ट करा रहे हैं, कितने वीडियोस अवेलेबल हैं जो ये कहते हैं। जब हमने चेक किए, रैंडम सैम्पलिंग की उनकी, तो हमने पाया कि इनके अंदर लॉट ऑफ सोडियम कंटेंट विच इज इंक्रीजिंग हाई ब्लड, कॉजिंग हाई ब्लड प्रेशर, एंड देन ट्राइग्लिसराइड्स प्रॉब्लम बढ़ रहा है लोगों का इन चीज़ों को खा करके। जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और उसके जो इंग्रेडिएंट्स है ना, उसके अंदर भी क्लियरली लिखा नहीं जाता है कि है क्या। परमिटेड कलर्स एंड परमिटेड इंग्रेडिएंट्स, छोटे छोटे बच्चों को आजकल प्रॉब्लम्स हो जा रही है, और डॉक्टर से पूछ रहे हैं आप अपने बच्चे को क्या खिलाते हैं, तो मॉम्स का कहना है कि बच्चा नहीं खा रहा था तो मैंने मैगी बना के दे दिया, मैंने चिप्स दिला दिया, बच्चा जिद कर रहा था तो, और उनको काफी सारी प्रॉब्लम्स हो जा रही है। कभी कभी तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट, बट अगर ये हैबिट बन जाती है, हैबिट बन जाए रेगुलर वे में आप, तो आपको अपने बच्चों को एडिक्टेड होने से बचाना है इन सारे फास्ट फूड से। बिल्कुल। मैंने तो एक बड़ा फनी एक मैं इवेंट बताता हूँ। एक मदर मुझे ऐसी मिली, उन्होंने बोला मैं फ्रूटी लाती हूँ घर में, फ्रूटी खाली करने के बाद उसमें नींबू पानी डालती हूँ घर वाला। Okay. बच्चे को टेस्ट ही नहीं पता है कि एक्चुअली फ्रूटी का होता क्या है, वो उसको फ्रूटी समझ के पीता जा रहा है। जब वो बड़ा हुआ तो मार्केट में गया, जब दोस्तों ने कहा ये फ्रूटी है, उसने कहा नहीं ये फ्रूटी नहीं है, मेरी मम्मी बनाती है फ्रूटी। तो और बच्चे नॉर्मली जो कलरफुल पैकेट्स होते हैं वो देख के डिमांड करते हैं। yes. उसे लग रहा है कि मैं तो मार्केट की चीज ही खा रहा हूँ।
तो पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होने की ज़रूरत है यहाँ They पे। have to be empowered, aware, they should know label reading and they should change themselves first. राइट, एग्जैक्टली, जैसे मैंने खुद को सबसे पहले चेंज किया। मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं खाती थी, नहीं, थोड़ा बहुत मैं भी लेती थी, लेकिन जब मुझे लगा कि मेरी डॉटर इन चीज़ों को हैबिट में ले लेगी तो मैंने टोटली, मेरे घर में मैगी बिल्कुल बैन है, आप ये कह लो। कोल्ड ड्रिंक शायद ही कभी हम लोग पिज़्ज़ा के साथ ले लिया, अदरवाइज हम लोग बाहर का टोटली फूड मेरे घर में बैन है, आप कह लो। तो सबसे पहले आप खुद को चेंज करो। Absolutely. ओके। That's good. एंड सर, अगर आगे बढ़े और कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ, तो फ्रोजन शोल्डर बहुत कॉमन हो गया है, तो इसके लिए कोई नेचुरल रेमेडी एंड योगासन कुछ बताएं। फ्रोजन शोल्डर अक्सर ना मोबाइल को एक पर्टिकुलर पोजीशन की वजह से हो रहा है लोगों का, या गलत सोने का पोस्चर उसकी वजह से भी हो रहा है। जी। तो कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे इफ आई कैन डू दिस एक्सरसाइजेस हियर, जिसको आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बहुत रिलीफ आपको फ्रोजन शोल्डर में और नेक पेन वगैरह में आपको मिलेगा। जैसे आप हाथ को इस तरह से रखेंगे, ओके। राइट, यू कैन मेक दिस मूवमेंट, जितनी आपकी कैपेसिटी है जस्ट उतना जाना है, राइट, 20 to 30 repetitions and 3 sets you can। ओके, और दोनों हाथ जॉइंट रहेंगे joint ऐसे। रहेंगे, yeah। ओके। अगर पेन है तो आप बहुत ज्यादा ऊपर नहीं उठाएंगे, बट धीरे धीरे आप देखेंगे आपकी रेंज ऑफ मूवमेंट जो है ना वो इंक्रीज होता जा रहा है। ओके। सेकंड एक्सरसाइज इज कि आप हाथ को इस तरह से पकड़िए और Okay। थोड़ा सा असिस्टेड करते हैं हम इसको, Okay। अंदर की तरफ खींचते हैं, यहाँ नेचुरली जाने देते हैं जितना जा पाता है, ओके। ठीक है। यू हैव टू डू इट वेरी स्लोली। हम्म। इसके बाद क्या होता है, आप यहाँ से अपने इस पर्टिकुलर मसल ग्रुप को ऐसे खींच लीजिए ऊपर की तरफ, ऊपर की खींचिए, तरफ। है ना, ऐसे खींच करके देन यू कैन टेक योर नेक एट द बैक and just try to stretch in the opposite direction. Okay, opposite And direction। then just release it. Hold it for 3 to 4 seconds and ओके, release बोथ it. साइड। दोनों साइड्स आप करेंगे तो आप देखेंगे इमेंस रिलीफ मिलता है। एक बड़ी प्यारी नेचुरल रेमेडी है जो मैं आपको बताऊंगा और ये कभी कितने जिंदगी में। टाइम्स करना है सर? दिस इज टू बी रिपीटेड 3 sets, 3 repetitions. ओके सर। देयर इज वन मोर वेरी गुड हैबिट। जब आप मॉर्निंग में उठते हैं, देन स्ट्रेच योरसेल्फ जस्ट लाइक अ कैट स्ट्रेच। आपने देखा होगा एकदम से पूरा अपने शरीर को वो ऐसे स्ट्रेच कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर या सर्वाइकल रिलेटेड इशू कभी भी नहीं होगा। कई बार क्रैम्प्स भी आने लगते हैं सर स्ट्रेच करने से, वो ये क्यों? न्यूट्रिशन की कमी की वजह से। ओके। दैट मींस देयर इज सम मिनरल व्हिच इज ईदर यू इनटेक में नहीं है या फिर वो प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। एब्जॉर्ब। और वो अक्सर मैम होता है विटामिन डी और B12 की कमी से। ओके। So get yourself checked every 6 months if you are 40 plus. ओके, तो इसके लिए कौन से फूड इनटेक करने चाहिए? Natural, all natural. Again, green natural। vegetables, seasonal, local. जो नॉर्मल, जैसे हमारे पहले के पूर्वज नॉर्मल नेचुरल खाते थे, आप वैसे ही नॉर्मल घर का बिल्कुल। खाओ। जब मैं देसी घी की बात करता हूँ तो कौन सा देसी घी, ये वाला नहीं जो हम घर में निकालते हैं, वो जो दही से बिलो कर निकाला जाता है वो होता है असली देसी घी। ओके, दही से। यस। ओके, ठीक है सर। सर, आप कुछ और बता रहे थे कि कुछ नेचुरल रेमेडीज बता रहे थे फ्रोजन शोल्डर को लेके। हाँ, देर इज, अगर आपकी थोड़ी मोबिलिटी शोल्डर की ठीक होती है आफ्टर 1 month 2 months इस एक्सरसाइज को आप अडॉप्ट कर जाते हैं, तो अगेंस्ट द वॉल यू हैव टू जस्ट पुट योर हैंड लाइक दिस एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली रेज योर हैंड एंड गो क्लोजर टू द वॉल, ओके। राइट, एज पर योर कैपेसिटी। अगर पेन होता है देन इमीडिएटली यू हैव टू स्टॉप, ओके, आपको फोर्सफुली नहीं करना है। फोर्सफुली नहीं करना। ओके। तो आप देखेंगे कि दिस इज एक्चुअली अ टेस्ट टू चेक वेदर माई दिस वर्कआउट इज वर्किंग फाइन और नॉट, इट इज गिविंग मी रिजल्ट्स और नॉट। राइट। So there are some tests which we conduct कि रेंज ऑफ मूवमेंट कितना है और कौन से वर्कआउट से हमें शुरू करना है। जिसका बिल्कुल ही नहीं है फिर उसको हम अलग वर्कआउट बताते हैं, जिसका थोड़ा सा रेंज ऑफ मूवमेंट बढ़ गया फिर हम उसको एडवांस में लेके जाते हैं। सो दिस इज व्हाट रिहैबिलिटेशन इज। स्टेप बाय स्टेप आप लोग आगे बढ़ते हैं। पूरा रेंज ऑफ मूवमेंट आपका रीइंस्टेट हो सकता है प्रोवाइडेड दैट यू आर इन द राइट हैंड्स एंड यू आर डूइंग द करेक्ट एक्सरसाइजेस। एंड सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई फ्रोजन शोल्डर के बारे में, मैं भी ट्राई करूँगी। एंड अगर बात करें फीमेल्स की, तो आज भी इंडिया में फीमेल्स अपने हेल्थ को, अगर डाइट की बात करें तो डाइट तो अवॉइड होता ही है, लेकिन अगर एक्सरसाइज की बात करें तो बहुत सारी फीमेल्स ऐसी है जो बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करती जस्ट बिकॉज ऑफ उनके एक्सक्यूजेस होते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिलता। एक्चुअली ये मेरा भी एक्सक्यूज है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। तो फीमेल्स जब वर्कआउट को अवॉइड करती है तो वो कितना अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रही है। मैं चाहती हूँ कि आप हमारे फीमेल व्यूअर्स को थोड़ा अवेयर करें। देखिए, मैंने कहा कि चॉइस इज ऑलवेज योर्स। राइट। अभी आप अगर खुद से नहीं करेंगे तो डॉक्टर बोलेगा तब करना पड़ेगा।
इसलिए और अच्छा तब है ज्यादा कि प्रॉब्लम होगी फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि वहाँ मेडिकेशंस भी होंगी और वर्कआउट तो करना ही करना पड़ेगा। एंड डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट। And medications are dangerous in two ways. It's not just कि you are addicted to medications. It's about your tolerance capacity increases. जैसे राइट। मैं अगर एक गोली लेती हूँ तो मुझे नींद अच्छी आती है। आज मैं बहुत टेंशन में हूँ तो क्यों ना 3 गोली ले लूँ और अच्छी नींद आएगी। सो दैट इज कॉल्ड योर टॉलरेंस। तो एक लिमिट आएगी ना बॉडी की भी। राइट। इसीलिए अगर बॉडी में फील गुड हार्मोन्स रिलीज करने ही हैं, 4 मेन हार्मोन्स हैं हमारे, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन एंड सेरोटोनिन। मेन है सेरोटोनिन हार्मोन, जो गुड फील को फील गुड हार्मोन है। आप जब वर्कआउट करते हैं तो आपकी बॉडी में ये चारों हार्मोन्स रिलीज होते हैं ओके। और आपके न्यूट्रिशन से, आपके वर्कआउट से जब आपको अंदर से एक फीलिंग आने लगेगी तो आप इम्यून हो जाओगे। जी लोग फिजिकल और मेंटल इम्यूनिटी की बात कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ इमोशनल इम्यूनिटी की बात। जी। जब आपकी बॉडी में एक ही हार्मोन सर्कुलेट होगा, सेरोटोनिन, तो कॉर्टिसोल आएगा कहाँ से? मतलब ये कि आप वर्कआउट से इतने हैप्पीनेस मोड में आते हो कि सेरोटोनिन ही सेरोटोनिन है। कोई कुछ भी बोल दे तब भी सेरोटोनिन ही रिलीज हो रहा, जी। तो आपकी इम्यूनिटी बढ़ गई ना। आपको कोई इमोशनल करके रिमोट कंट्रोल से नाराज नहीं कर सकता, आपको बिल्कुल। डिस्टर्ब नहीं कर सकता। सो आपका कंट्रोल, आपके थॉट्स का कंट्रोल आपके हाथ में आ आपके हाथ में, Rather कोई than- और आपको कंट्रोल नहीं कर सकता नहीं कर सकता। अपनी हरकतों से। Yes, and you have to prepare yourself for this through meditation and then bring it in your habit. राइट। मेडिटेशन में क्या होता है? आपके शरीर में संस्कार उत्पन्न होते हैं वर्कआउट करने से, आसन करने से। जब शरीर में ये हार्मोन्स रिलीज हो गए तो इनको ब्रेन में जाना है ना, जी। उसके लिए मेडिटेशन है। इसीलिए हम कहते हैं एक बात की, जब शरीर में संस्कार उत्पन्न हो गए आसन करने से, अब इन संस्कारों को ऊपर ले जाना है हमें जी। और अपने ब्रेन के अंदर इनको फ्लड करना पूरा सेरोटोनिन, उसके लिए मेडिटेशन है। जी। आपके सेलुलर लेवल पे जब चेंज आएगा तो फिर आपके ऊपर कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ेगा। कुआं देखा है आपने, चाहे सर्दी हो गर्मी हो, 18 डिग्री टेम्परेचर होता है उसमें। आपको 18 डिग्री मेंटेन करना है। जी। जी। क्या आप अपनी खुद की लाइफ से हैप्पी हो, खुद से सेटिस्फाइड हो, तो फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज़ों से। हम लोग दिल्ली एनसीआर गुड़गांव से ही बिलोंग करते हैं, जहाँ पॉल्यूशन बहुत ही मेजर इशू है, तो जो हमारे लंग्स को भी अफेक्ट कर रहा है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो ऐसे कौन से एक्सरसाइज एंड फूड है जो हम लेके चलते हैं अपने लंग्स को क्लीन रख सकते हैं? मैम, एक तो गुड़ का सेवन आपने देखा होगा, जितनी भी लेबर है दिल्ली में इस समय कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, अब वो देखेंगे शाम को हमेशा आपको गुड़ के साथ रोटी या गुड़ के साथ शक्कर के साथ रोटी और उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लीजिए आप और देसी घी। जी। वो अपने आप में पूरा आपके सिस्टम को, लंग्स के सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लेंस कर देता है। इवनिंग में ये बहुत जरूरी है। ओके। जो आटा में हम लोग अजवाइन डालते हैं। हाँ, ओके। आटा के अंदर सेम अजवाइन वो वाला। और इसके अलावा आप कंज्यूम करिए एक वो होता है सोया कहते हैं उसको, उसका मुझे दूसरा नाम याद नहीं आ रहा है। इट्स लाइक फनल सीड्स ओनली, सौंफ की तरह होता है लेकिन ओपन होता है वो थोड़ा सा। फ्लैक्स सीड्स की बात कर रहे नहीं हैं नहीं, क्या? फ्लैक्स सीड्स इज डिफरेंट। उसको सोआ के नाम से आप जब सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसकी वो अलग प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी आपकी रेस्पिरेशन, खांसी है, लंग्स में इश्यूज हैं, और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, प्राणायाम, ठीक है ना, 3-4 तरह के प्राणायाम हम अक्सर सिखाते हैं। वो प्राणायाम की तो हैबिट रोज होनी ही चाहिए आपको, Okay. ताकि आपकी अगर इन्फेक्शन होती भी है तो रिकवरी फास्ट हो। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में आप बच जाओगे, आप पॉल्यूशन से बच नहीं सकते। बच नहीं सकते, लेकिन कम से कम वो आपके SpO2 लेवल को तो मेंटेन करेगा। रेमेडी पता होना चाहिए आपको। हाँ, कि मुझे मैं अगर बीमार होता भी हूँ, थोड़े दिन मुझे फीवर होता भी है, तो वो नेचुरल वे से मेरा एकदम से मैं रिकवर कर जाऊँ। यही फर्क है फिट और अनफिट लोगों के अंदर, कि राइट। उनकी रिकवरी फास्ट होती है बस। हाँ, आप रिकवरी फास्ट कर सकते हो। और अगर आपने जैसे एक बात कही सर बीच में कि जब आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो तो आप मेडिसिन लेके सोते हो, स्लीपिंग पिल्स लेते हो, तो ये जो स्लीपिंग पिल्स है इसे कैसे अवॉइड किया जा सकता है? मैम, ओम का उच्चारण करिए सोने से 15 मिनट पहले। एक और है अजप जप धारणा, ये 20 मिनट की एक मेडिटेशन एक्सरसाइज है, बट इसकी कुछ कंडीशंस हैं। ये प्रोनाउंस करना है? नहीं, अजप जप धारणा एक 20 मिनट का मेडिटेशन प्रैक्टिस है।
ठीक है। जो कि स्पेशली ओवर थिंकिंग के लिए और इंटेलेक्चुअल्स के लिए बनी हुई है, साइंटिस्ट्स, टीचर्स, इंटेलेक्चुअल्स जो थिंकर्स होते हैं। इसकी कुछ प्री कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि यू हैव टू डू इट ऑलवेज इन अ सिटिंग पोजीशन। ठीक है। नंबर 2, इसके अंदर कुछ बीज मंत्र हैं और एक मुद्रा है, ठीक है। जिसे हम खेचड़ी मुद्रा कहते हैं, और एक बीज मंत्र है सोहम। सोहम। यस। ओके। तो इसमें विजुअलाइजेशन भी इन्वॉल्व है, राइट। ये एक तरह से आपके शरीर के नाद को बैलेंस करता है, आपके ठीक है। ऑल 7 चक्रास को बैलेंस करता है। सोने से 20 मिनट पहले अगर आप इसे करते हैं, एक रिसर्च है जो हाउसवाइफ्स पे की गई। हाउसवाइफ्स में क्या होता है, बहुत ज्यादा ना डिसकंटेंट होता है, जी। खासकर जब बच्चे सेटल हो जाते हैं कि अरे मैंने पूरी जिंदगी क्या किया, अब मैं क्या करूं। सो व्हेन दे वर गिवन एटलीस्ट लॉन्ग टर्म, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूँ रिसर्च शॉर्ट टर्म होती है कि हाँ 6 हफ्ते की ट्रेनिंग दी और कह दिया हाँ जी ये बहुत अच्छी। नो, लॉन्ग टर्म। meditation should always be performed, will give you results only when you do it for more than 1 year. तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ये पाए गए कि उनकी नींद अच्छी हो गई। जी। अब देखिए स्लीप के साथ क्या था, उनका डाइजेशन। स्लीप अच्छी हुई तो कॉन्स्टिपेशन खत्म हो गया। जी। जब दोनों चीजें अच्छी हो गई तो स्किन उनकी जो है एकदम से ग्लो करने लग गई। राइट। सो नॉर्मली होता क्या है ना कि आप जब बहुत ज़्यादा ओवर थिंकर हो, आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हो तो आप सो नहीं पाते हो, या आपके साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई जो आप सोच के आप सो नहीं पा रहे हो, नींद नहीं आती है, तो ऐसे में जब आप फोकस करते हो, मेडिटेशन करते हो तो आपको बहुत हेल्पफुल होगी। नहीं मैम, जिस समय डिस्टर्बेंस है, भगवान न करे किसी का कुछ ट्रॉमा हो गया, कोई एक आपने देख लिया कुछ ऐसी चीज या आपकी लाइफ में ऐसी हो गई, अक्सर पीटीएसडी कहते हैं हम इसको, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। वो उस कंडीशन में हम मेडिटेशन नहीं कराते कभी। अच्छा। डिप्रेशन पेशेंट्स को भी मेडिटेशन इज Not allowed. नो नो नो, नॉट अलाउड। क्योंकि वहां पर क्या है ना, उनका एक पर्टिकुलर ब्रेन वेव पैटर्न चल रहा है, अच्छा। और वो उस पर्टिकुलर ब्रेन वेव पैटर्न के अंदर किसी भी तरीके से आप उनको कुछ इंस्ट्रक्शंस दोगे ना, वो लेंगे ही नहीं उसको, वो नेगेटिवली इंटरप्रेट करेंगे, एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे वो। हाँ, क्योंकि बेसिकली इट्स नॉट ऑटो सजेशन, इट्स अबाउट गिविंग सजेशंस एंड देन यू आर डूइंग अकॉर्डिंगली। अभी मैं, अगर आप नॉर्मल माइंड में रहोगे, मैं बोलूंगा इमेजिन करिए कि आप एक पार्क में घूम रहे हैं, देयर फ्लावर्स, पीपल ग्रीटिंग यू, तो आप विजुअलाइज करने लगते हैं उन चीज़ों को। दे विल नॉट बी एबल टू डू इट, दे विल डू इट जस्ट रिवर्स ऑफ दैट। तो उनके अंदर एक बीमारी होती है, डिजीज इंड्यूस्ड एंजाइटी एंड फियर सिंड्रोम। मतलब वो पहले से ही बीमार हैं, तो डिजीज की वजह से उनके मन में क्या है, एंजाइटी एक, और क्योंकि रिपीटिशन बार बार हो रहा है कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, मैं बीमार हूं, वो जो ऑटो सजेशन नेगेटिव आ रहा है ना, वो जो फियर जनरेट हो रहा है, वो जो एंजाइटी जनरेट हो रही है, वो जो उनके मन में एक अनफाउंडेड थॉट्स आ रहे हैं, वो और ज्यादा बीमारी को बढ़ाते हैं। एग्जैक्टली इस पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे पूछना चाहूंगी कि लोग कहते हैं कि हम जो चीज़ रिपीट करते हैं कि मेरे साथ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ अच्छा हो रहा है, लाइक तो मेरे साथ सच में अच्छा होने लगेगा। और अगर हम सोचते हैं कि मेरे साथ तो सब कुछ बुरा ही होता है, मैं रोज यही थॉट के साथ सो रही हूँ, उठ रही हूँ, तो यूनिवर्स भी हमें वही प्रोवाइड करता है, ये करेक्ट है? यस, एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि यूनिवर्स में मैम एनर्जी अवेलेबल है विच इज इन दी वेव फॉर्म। जी। जब आप पॉजिटिव सोचते हैं, जब आप अच्छा सोचते हैं, जब आप कुछ क्रिएटिव सोचते हैं, तो यूनिवर्स इज ऑलवेज रेडी टू सपोर्ट यू। वो क्या करेगा, इस वेग एनर्जी को, इस वेव फॉर्म की एनर्जी को एक पर्टिकुलर पैटर्न में कन्वर्ट कर देगा। दैट पैटर्न is entirely your baby now, your thinking now, and that has to be positive. You can create misery, you can create depression, you can create anything negative. When you can create negative, then you can create positive also. Right. So choice is yours. सर आज आपसे बहुत सारी बातें हुई कि फिजिकल एजुकेशन, हेल्थ हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, हम क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, एंड योगा हमारे लिए क्या रोल प्ले करता है हमारी लाइफ में, हमने सारी चीज़ों को कवर किया। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप हमारे यूथ को, फीमेल्स को, हमारे व्यूअर्स को कुछ एक ऐसा मैसेज दें जिससे वो अपनी लाइफ में फिटनेस को लेके जागरूक हो। सूत्र नंबर 1 है कि गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग ऑलवेज, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए हमेशा। आजकल के बच्चों को आदत है 12-12, 1-1 बजे तक, और फिर सुबह जो है 12 बजे तक सोने की। दिस विल डिस्टर्ब योर बायोलॉजिकल क्लॉक फॉर एवर। क्योंकि आयुर्वेद में भी, हमारे वेदों में भी लिखा हुआ है, और
सबसे बढ़िया आपकी मेमोरी और रिटेंशन पावर मॉर्निंग में रहती है। ओके। दूसरा सूत्र मैं देता हूँ, फॉर्म अ हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग। नो मैटर इफ यू आर रीडिंग अ न्यूज़पेपर इवन, राइट, इवन अगर आप कोई क्राइम नॉवेल्स भी पढ़ रहे हो ना, रीड इट। जी। आपको लोगों के जीवन से, खासकर क्रिमिनल्स के जीवन से बहुत कुछ ऐसा सीखने को मिलेगा कि मुझे क्या नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली। रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट, जो कि मुझे लगता है कि बच्चा ना इनहेरिट भी करता है शायद, और माहौल से भी सीखता है। अगर उसके घर में लाइब्रेरी है, उसके मम्मी पापा रीड करते हैं, तो बच्चा ऑटोमेटिकली विल बी वो ड्रिवन, आपको देख के सीखेगा, राइट। है ना। अपना कंटेंट उसका अपना उसे बनाने दो, उसकी अपनी थिंकिंग, अपनी स्टोरीज, बट रीडिंग नॉट ऑन मोबाइल फोन, प्लीज रिमेंबर, जी। means reading books, what I mean to say. एग्जैक्टली। And third is never waste your time, especially on social media. तो ये मोबाइल डी एडिक्शन का जो है, इसे हमने एक प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, उसका नाम है मोबाइल उपवास। मोबाइल उपवास। उसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपको 8 से लेकर 10 बजे के बीच में मोबाइल को नहीं हाथ लगाना, बिल्कुल भी। 8 से 10 ये रात को। रात के 8 से मॉर्निंग के 10। हाँ। ये उपवास रखना एक्चुअली आजकल के यूथ के लिए काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि उस टाइम में शायद वो फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वो प्लान अकॉर्डिंगली करें ना, कि 8 से 10 उनको मोबाइल आगे कर लें या पीछे कर लें अपने। एग्जैक्टली, डिस्ट्रैक्शन ना हो लाइफ में। और सोने से पहले 15 मिनट जो है एक मेडिटेशन हम जरूर बोलते हैं कि वो जरूर करिए। ओके। और आप क्या देख रहे हो, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल उसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है मैम कि आप क्या देख रहे हो। हियर नाउ द मोबाइल इज कंट्रोलिंग यू। राइट। मोबाइल ने आपको कंट्रोल कर लिया है। ओके। तो व्यूअर्स, आज हमने बहुत सारी बातें जानी, सर ने बहुत सारी वैल्यूएबल चीज़ें बताई। तो अब वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा जागरूक हो। डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत आपको ना पड़े, उससे पहले आप खुद ही अवेयर हो के अपने बारे में भी थोड़ा टाइम निकालिए और थोड़ा सा वर्कआउट करके अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ को फिट बनाइए। बाकी आपको हमारी वीडियो कितनी हेल्पफुल लगी, आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।